हेलो दोस्तों, एंटर रीकैपिंग पर आपका फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब तैयार हैं और आपको यह पसंद आएगा क्योंकि यह वीडियो वही है जिसके लिए आप सबने वोट किया था। एक छोटी सी बात, मैं अगला पोल कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और वोट देना ताकि आप चुन सको कि अगली कहानी कौन सी होगी। खैर, आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास एक अजीब सिस्टम था जो अचानक से एक गॉडेस कैशबैक सिस्टम में बदल जाता है। असल में उसे लाखों डॉलर मिलते हैं जब भी कोई सुंदर लड़की उसे पैसे या कोई गिफ्ट देती है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये कहानी सच में बहुत मजेदार है। मेरा मतलब है बहुत ज्यादा मजाकिया। अगर आपको ऐसी अजीब और मजेदार सिस्टम वाली कहानियां पसंद हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग मेरी ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहते, तो चलिए सीधा कहानी शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के बाहर एक काले सूट में खड़ा था जिसे मैंने सिर्फ एक रात के लिए रेंट पर लिया था, और मेरे हाथ में शैंपेन के ग्लासेस से भरी एक ट्रे थी जिसे चखने की मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। और हाँ, इससे पहले कि कोई पूछे, मेरे पास एक सिस्टम था, एक असली सिस्टम, एक चीट जैसी चीज जो मेरे सामने हवा में तैर रही थी। लेकिन इस बेकार चीज ने मुझे सिर्फ सुंदर बनाया था। क्या इसे लगता था कि मैं सिर्फ अपने चेहरे के दम पर खाना खरीद सकता हूँ? और इस सब के बाद भी मैं यहाँ नए स्टूडेंट्स के वेलकम पार्टी में एक टेम्पररी वेटर का काम कर रहा था। जिंदगी सच में एक मजाक बन गई थी, कोई आम मजाक नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी शराबी दुश्मन ने मेरे मजे लेने के लिए यह कहानी लिखी हो। तभी इवेंट मैनेजर ने अचानक मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा कि टेबल 6 पर और ड्रिंक्स चाहिए। मैंने उसे एक ड्रिंक दी। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसने आज की कमाई के लिए अपनी इज्जत बेच दी हो, और कहा, अभी लाया। मेरा नाम जूलियन फॉस्टर था। मैं वेस्टलूट यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था। मेरी पैसे की हालत इतनी खराब थी कि बैकग्राउंड में कोई रोने वाला गाना बजना चाहिए था। इसलिए जब स्टूडेंट यूनियन ने बताया कि उन्हें वेलकम पार्टी के लिए पार्ट टाइम काम करने वाले लोग चाहिए तो मैंने काफी जल्दी हाँ कर दी। मैं एक बिल्ली से भी तेज भागा। इस काम के मुझे $120 मिलने वाले थे। अमीर लोगों के लिए ये शायद हवा खरीदने जितने पैसे होंगे, लेकिन मेरे लिए ये जिंदा रहने के पैसे थे। ऑडिटोरियम के अंदर का नज़ारा किसी महल जैसा लग रहा था जो दिखावा कर रहा हो। महंगे कपड़ों और सूट्स पर चमकीली लाइट्स पड़ रही थीं। अमीर नए स्टूडेंट्स सुनहरी रोशनी में खड़े होकर अपनी घूमने फिरने की बातें, अपने बड़े बिजनेस और महंगे हॉस्टल के बारे में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ मैं हिसाब लगा रहा था कि क्या कल मैं एक अंडे के साथ इंस्टेंट नूडल्स खरीद पाऊंगा या नहीं। मेरा सिस्टम स्क्रीन मेरी आंखों के सामने एक आलसी भूत की तरह तैर रही थी जिसे कोई और काम नहीं था। होस्ट जूलियन फॉस्टर, चार्म लेवल 98, वेल्थ बहुत ज्यादा गरीब। मैं घूरता हूँ। उस आखिरी लाइन को और गुस्से में मेरे हाथ की ट्रे टूटने ही वाली थी। भूल गया, भगवान के लिए, बहुत ज्यादा गरीब। वाह, थैंक यू सिस्टम, सच में बहुत मदद की। लगे हाथ मेरा दुख भी दिखा देते। जब मैं चुपचाप इस दुनिया के सबसे बेकार सिस्टम से लड़ रहा था तभी अचानक पूरे ऑडिटोरियम में धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं, जैसे सूखे पत्तों में हवा चल रही हो। वह आ गई। ओ मेरे खुदा, क्लोई स्टर्लिंग सच में आई है। क्या वह अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन है? वह अभी से इस जगह की मालिक क्यों लग रही है? भाई, तुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका परिवार इस पूरे शहर के आधे हिस्से का मालिक है। मैंने भी सबकी तरह उसी तरफ देखा और तभी मैंने उसे देखा। क्लोई स्टर्लिंग ने एक हल्की सिल्वर ड्रेस पहनकर मेन दरवाजे से अंदर कदम रखा, जो उसके हर कदम के साथ चमक रही थी। उसके लंबे सफेद बाल एक कंधे पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडी और प्यारी खूबसूरती थी जिसे देखकर लोग अपने आप ही धीरे बोलने लगे। कुछ लड़कियां क्यूट होती हैं, कुछ ग्लैमरस होती हैं, लेकिन यह लड़की क्लोई स्टर्लिंग इतनी सुंदर थी कि उसके पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाजा खोल देते थे। एक अमीर खूबसूरत लड़की, वह स्टर्लिंग ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी थी जो इस इलाके के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। भले ही उसने अभी वेस्टलूट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन उसका नाम पहले ही पूरे कैंपस में छा गया था। लोग उसे स्कूल की देवी, बर्फ की रानी, सबसे अमीर नए स्टूडेंट कहते थे। और वह लड़की जिसने एक बार स्पोर्ट्स कार के साथ प्रपोज करने वाले को यह कहकर मना कर दिया था कि क्या यह तुम्हारे परिवार की सबसे सस्ती कार है। सच कहूं तो मैं इसकी इज्जत करता था। अगर किसी को घमंड दिखाना है तो कम से कम उसके पास उतना पैसा होना चाहिए। क्लोई एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह 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 चेम्बर एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह चेते एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह बिना इधर उधर देखे भीड़ के पास से निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और थका हुआ लग रहा था, जैसे ये पूरी पार्टी उसके रास्ते में रखी एक बेकार चीज हो। उसके पीछे पिंक ड्रेस में एक और लड़की लगातार बोलते हुए चल रही थी। तुम्हें थोड़ा और मुस्कुराना चाहिए, उस लड़की ने कहा। तुम्हारे पापा ने ये ऑडिटोरियम दान में दिया है, याद है ना? लोग देख रहे हैं। मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्लोई ने एक सपाट आवाज में कहा। पिंक ड्रेस वाली लड़की ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हारा चेहरा तो हिला भी नहीं। ये मेरी जज्बाती मुस्कान है। नहीं, ये तो किसी मौत पर बनाए जाने वाले चेहरे जैसा है। दूसरी लड़की लगभग उस पर चिल्लाई। यह सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई, लेकिन इवेंट मैनेजर ने तुरंत मुझे गुस्से से देखा। सही बात है,
मैं भूल गया था, गरीब लोगों को ड्रिंक्स पकड़ते हुए मजाक का आनंद लेने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सिर झुकाया और वापस काम पर लग गया। अगले 1 घंटे तक मैं एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह टेबल्स के बीच घूमता रहा। मैंने ड्रिंक्स डाली, खाली प्लेट्स उठाई और अमीर स्टूडेंट्स की ऐसी अजीब बातें न सुनने का नाटक किया जैसे मेरे पापा ने मुझे सिर्फ एक सिंपल मेबक दिलाई क्योंकि वह कहते हैं कि कॉलेज डिसिप्लिन सीखने के लिए है। डिसिप्लिन? हाँ, वह डिसिप्लिन वाली बात मेरे लिए सबसे बड़ा मजाक होती। मैंने अपने किराए के जूतों की तरफ देखा जो आधा साइज छोटे थे और इस वक्त मेरे पैरों की उंगलियों को दर्द दे रहे थे। अगर यह डिसिप्लिन था तो मेरे पैर अब तक संत बन चुके थे। फिर अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा रूममेट टाइलर मुझे देखकर हंस रहा था। उसने वेटर की यूनिफॉर्म पहनी थी जो साफ तौर पर उससे 2 साइज बड़ी थी। वह मेरे पास आया और धीरे से पूछा कि क्या मैंने क्लोई स्टर्लिंग को देखा है। मैंने उससे कहा कि मेरे पास आंखें हैं। बेशक, मैंने उसे देखा। उसने कहा कि क्लोई के पास आंखें हैं। मैंने कहा कि क्लोई के पास, कि उसने पहले हमारी तरफ देखा था। वह लगभग एक ही बात थी क्योंकि मैं डिजर्ट टेबल के पास खड़ा था। भाई, मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, टाइलर, अगर कोई देवी चांद को देखती है और तुम कचरे के डिब्बे के पास खड़े हो तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने कचरे के डिब्बे को देखा है। मैंने सच में 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा, डिपेंड करता है। क्या कचरे का डिब्बा हैंडसम है? मैंने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। परेशानी की बात तो यह थी कि यह उसकी कही सबसे बेवकूफ बात भी नहीं थी। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, मेरे दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, डिंग। मैं वहीं रुक गया। पिछली बार जब मेरे सिस्टम ने यह आवाज की थी तो उसने मुझे इनाम में बेहतर आईब्राउज दी थीं। मैंने पूरे 3 दिन ये सोचने में बिता दिए कि क्या ये मेरे साथ मजाक था। नया फंक्शन अनलॉक हो रहा है। अरे यार, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रुको, नया फंक्शन? पूरे 1 साल तक मुझे किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की तरह सिर्फ स्किन केयर की सलाह देने के बाद क्या मेरा सिस्टम आखिरकार कुछ काम का करने वाला था? शर्त पूरी हुई। होस्ट का चार्म लेवल 98 तक पहुंच गया है। फंक्शन चालू हो गया है। गॉडेस कैशबैक। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ से ट्रे गिरते गिरते बची। अपनी मर्जी से मुझ पर पैसे खर्च करेगी तो अगर कोई सुंदर लड़की मेरे लिए खाना खरीदती है तो मुझे कैशबैक मिलेगा। मैं एक पागल की तरह सोचने लगा, क्या मैं जल्द ही अमीर होने वाला हूँ? डिंग। बिगिनर प्रोटेक्शन पीरियड चालू हो गया है। पहला सही ट्रांजैक्शन होने पर पक्का बड़ा फायदा मिलेगा। कृपया पहला ट्रांजैक्शन 24 घंटों के अंदर करें। मेरी आंखें मेरे ऊपर लगे झूमर से भी ज्यादा चमकने लगीं। आखिरकार पूरे 1 साल तक बेकार रहने के बाद मेरे सिस्टम को याद आया कि उसे एक चीट बनना था, मेरा पर्सनल डॉक्टर नहीं। टाइलर ने मेरा चेहरा देखा और मेरे पास आया। उसने पूछा कि मैं ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा हूँ जैसे मुझे अरबों रुपए मिल गए हों। मैंने अपनी खुशी को छुपाया और अपने चेहरे को नॉर्मल बनाने की कोशिश की। कुछ नहीं है, मैंने उससे कहा। भाई, ये कोई आम मुस्कुराहट नहीं है, टाइलर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। ये एक विलन वाली मुस्कुराहट है। तुम्हारे चेहरे पर उम्मीद अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता, इवेंट मैनेजर ने जोर से ताली बजाई और सबको जल्दी करने को कहा क्योंकि बैंकेट 20 मिनट्स में खत्म होने वाला था। फिर उसने कहा कि मेहमानों के जाने के बाद हमें पार्किंग साफ करने में मदद करनी होगी और ध्यान रखना होगा कि रास्ता बंद न हो क्योंकि वीआईपी मेहमान जल्द ही जाने वाले हैं। जगह, वीआईपी मेहमान, अमीर लड़कियां। मेरे दिमाग ने इन बातों को इतनी जल्दी जोड़ा कि मुझे अपने दिमाग में झटका लगा। आज रात मेरा मौका था। सिस्टम के नए फंक्शन के लिए एक बेहद सुंदर लड़की की जरूरत थी जो अपनी मर्जी से मुझ पर पैसे खर्च करे। लेकिन परेशानी यह थी कि मैं यह सब आम तरीके से कैसे करवाऊं। मैं यहाँ एक बेहद सुंदर लड़की को जानता था। वह जरूर क्लोई स्टर्लिंग होगी। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे मेरे लिए एक सैंडविच खरीदने को कहना चाहिए, या फिर मुझे कुछ गिराने का नाटक करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि उसे बुरा लगे? नहीं, नहीं, यह तो एक धोखा लग रहा था और सिस्टम ने साफ साफ कहा था कि पैसे अपनी मर्जी से खर्च करने होंगे। और मेरी किस्मत ऐसी है कि अगर मैंने चालाकी करने की कोशिश की तो सिस्टम इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देगा और मुझे कोई बेकार सा इनाम दे देगा। आखिरकार पार्टी खत्म हो गई और मेहमान थोड़े थोड़े करके हॉल से बाहर आने लगे। हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू थी और गाड़ी चलाने वाले लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे थे। एक एक करके गाड़ियां स्टार्ट होने लगीं और हर गाड़ी की आवाज ऐसी थी जैसे वह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से भी महंगी हो। खाली प्लेटों को एक के ऊपर एक रखने के बाद मैं टाइलर और बाकी काम करने वालों के साथ जल्दी से बाहर गया। पार्किंग लॉट किसी महंगी गाड़ियों के शोरूम जैसा लग रहा था जहां बहुत अच्छी लाइट्स लगी थी। वहां एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी खड़ी थी जो बहुत ही शानदार लग रही थी। वहां चमकती हुई गाड़ियां, बिना आवाज वाली इलेक्ट्रिक कार्स और अमीर लोगों की इतनी सारी गाड़ियां थीं कि मेरा बटुआ खुद को छोटा महसूस करने लगा। और साइड के दरवाजे के पास एक टेढ़े मेढ़े लोहे के स्टैंड से बंधा हुआ मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा था। मेरा बेचारा पुराना सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर। वह मेरे बच्चे जैसा था और मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसका उल्टा शीशा टूटा था, सीट पर 2 बार टेप लगाया गया था और ब्रेक लगाने पर ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई बुरा आदमी खांस रहा हो। लेकिन वह मेरा था। मैंने इसे एक सीनियर से $80 में खरीदा था और उनसे वादा किया था कि मैं कभी नहीं पूछूंगा कि इसका आगे का हिस्सा क्यों गायब है। मैं चलते हुए गे उसके पास गया, उसके हैंडल को थपथपाया और कहा, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त।
एक दिन जब तुम्हारा पापा अमीर हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नए और महंगे टायर्स खरीदूंगा। लेकिन टाइलर ने मेरे स्कूटर को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, इस चीज को टायर्स की नहीं बल्कि किसी बाबा की जरूरत है जो इसकी आत्मा को शांति दे सके। मैं चिल्लाया और उससे कहा कि मेरे बोल्ट की बेइज्जती न करे। उस लड़के ने अपनी आंखें झपकाईं और पूछा कि क्या मैंने सच में इसका नाम बोल्ट रखा है। हाँ, मैंने उसे बताया कि यह बिजली जैसी आवाज निकालता है। वह आवाजें शायद इसकी खराब होती बैटरी से आ रही थीं। टाइलर ने कहा, चुप रहो, मेरा बच्चा इतना ताकतवर है कि यह वैलेंटिनो रोसी के साथ भी रेस जीत सकता है। जैसे ही मैंने चेन खोली, वीआईपी रास्ते से एक रोज गोल्ड रंग की पोर्शे धीरे से बाहर आई और आसपास के सभी लोग उसे देखने लगे। वह गाड़ी अपने आप में ही एक अजीब काली गाड़ी थी। गाड़ी खुद में ही इतनी सुंदर थी कि सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन उसके ड्राइवर को देखकर तो लोग अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे थे। क्लोई स्टर्लिंग गाड़ी चला रही थी। पार्टी में जो उसका घमंडी और शानदार रूप था वह अब लगभग गायब हो चुका था। इस वक्त वह कोई बड़ी राजकुमारी नहीं बल्कि एक ऐसी होशियार स्टूडेंट लग रही थी जो पूरे शहर के सामने अपना पहला ड्राइविंग टेस्ट दे रही हो। वह लड़की जो पिंक ड्रेस में थी उसके पास बैठी हुई थी और घबराहट में अपने हाथ हिला रही थी। उसने क्लोई से लेफ्ट मुड़ने को कहा, फिर जल्दी से अपनी बात बदली और कहा कि नहीं, दूसरी तरफ लेफ्ट मुड़ो। क्लोई का चेहरा परेशान था जैसे उसने कहा, लेकिन उस लड़की ने तुरंत बताया कि क्लोई राइट तरफ मुड़ रही है। क्लोई ने कहा, उसने कहा कि वह एडजस्ट कर रही है, लेकिन दूसरी लड़की ने उसे समझाया कि उसका निशाना एक कचरे के डिब्बे पर है। मेरा हेलमेट मेरे सिर पर आधा ही था। पता नहीं क्यों मुझे अचानक लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। टाइलर ने भी यह देख लिया और वह धीरे से मेरे पीछे छुप गया जैसे मैं कोई ढाल हूं। उसने कहा, जूलियन। मैंने पूछा, क्या? अब तुम्हें क्या चाहिए? क्लोई तुम्हारे बोल्ट पर हमला करने वाली है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पोर्शे झटके से आगे बढ़ी और हमारी तरफ आने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई। बिली, ब्रेक लगाओ! पास वाली सीट पर बैठी लड़की जोर से चिल्लाई। क्लोई ने किसी चीज पर पैर तो दबाया, लेकिन इंजन की जोरदार आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह ब्रेक बिल्कुल नहीं था। आखिरकार वह पोर्शे तेजी से मेरी तरफ आई और मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर उड़कर दूर जा गिरा। उसके गिरने की आवाज बहुत ही दर्दनाक थी। एकदम से पूरे पार्किंग लॉट में सन्नाटा छा गया। बिल्कुल खामोशी। ऐसा लगा जैसे वहां खड़ी लैम्बोर्गिनी भी अपनी सांस रोककर देख रही हो। मैं हाथ में हेलमेट लिए वहां खड़ा रहा और जमीन पर गिरे अपने बोल्ट को देखता रहा। मेरा $80 का स्कूटर, मेरी प्यारी सवारी जो हर बारिश, एग्जाम और रात को नूडल्स लाने में मेरा साथ देता था, और अब उसे एक ऐसी रोज गोल्ड पोर्शे ने तोड़ दिया था जिसकी कीमत मेरे पूरे खानदान से भी ज्यादा थी। टाइलर ने धीरे से कहा, बोल्ट तो गया। मैं मुड़ा। मैंने बहुत धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या मैं सच में किसी दिन इसे मार दूंगा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बेचारा एस। कुछ फीट दूर रुक गई। पूरे 2 सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर ड्राइवर का दरवाजा खुला और क्लोई स्टर्लिंग बाहर आई। पार्किंग लॉट की लाइट्स में वह ऑडिटोरियम से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सिल्वर कपड़े, लंबे काले बाल, शांत चेहरा और बिल्कुल सीधी खड़ी थी। बस एक ही फर्क था कि उसके चेहरे का सुकून थोड़ा बिगड़ गया था। उसने गिरे हुए स्कूटर को देखा, फिर मुझे देखा। उस रात पहली बार उसकी आंखें सच में मेरे चेहरे पर रुकी। एक छोटा सा हैरानी का एक झटका उसके चेहरे पर दिखा। शायद उसने नहीं सोचा था कि जिसकी स्कूटर को उसने टक्कर मारी है वह किसी मैगजीन के मॉडल जैसा दिखेगा जो किसी कहानी के लिए गरीब हो गया हो। वह लड़की अभी भी हॉस्पिटल में है। पिंक कपड़ों वाली लड़की भी बाहर कूदी। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और चिल्लाकर रोने लगी कि क्लोई ने मेरे स्कूटर को मार डाला। क्लोई ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, यह मरा नहीं है। ठीक उसी वक्त बोल्ट की आगे वाली लाइट 2 बार झपकी, फिर वह हमेशा के लिए बंद हो गई। क्लोई। हम सब तुरंत चुप हो गए। पिंक कपड़ों वाली लड़की ने धीरे से कहा, यह तो बिल्कुल फिल्म की तरह मरा। मैंने पिंक कपड़ों वाली लड़की को देखा और सोचा, ओह, यह एक अच्छा मौका है। मुझे यकीन है कि यह अच्छा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक गहरी सांस ली। शांत रहो जूलियन। ये एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। ये सिस्टम मिशन के लिए पैसे खर्च करने का एक अच्छा मौका था। और यार, सबके सामने एक पुराने स्कूटर के लिए रोने का यह सही वक्त नहीं था, भले ही उस स्कूटर ने मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों से ज्यादा मेरा साथ दिया था। क्लोई मेरी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन उसके कान थोड़े लाल हो गए थे। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैंने ब्रेक की जगह स्पीड बढ़ाने वाला एक्सेलरेटर दबा दिया था। आसपास के स्टूडेंट्स ने तुरंत आपस में बातें शुरू कर दी। क्लोई स्टर्लिंग ने एक वेटर से माफी मांगी। रुको, वह वेटर तो सच में बहुत हैंडसम है। क्या उसने इसके स्कूटर को टक्कर मारी या कोई लव स्टोरी शुरू हो रही है? मैंने उन सबको इग्नोर किया। मैंने अपने स्कूटर को देखा, फिर उसकी पोर्शे को देखा और फिर से अपने स्कूटर को देखा। मैं कहना चाहता था कि कोई बात नहीं, क्योंकि तमीजदार लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन कैसे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी ठीक नहीं था।
बोल्ट ने 3 सेमेस्टर्स और मिड टर्म्स के बाद मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, उसे इज्जत मिलनी चाहिए थी। फिर भी मैंने जबरदस्ती एक स्माइल लाई और कहा, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मेरे पीछे टाइलर के गले से एक अजीब आवाज निकली। वह अच्छे से जानता था कि मैं कितना गरीब हूँ। उसे यह भी पता था कि अगर किसी और ने मेरा स्कूटर तोड़ा होता तो मैं अब तक उससे पूरे पैसे लेने की बात कर रहा होता। मैं शांत था, इसलिए शायद मैं और ज्यादा शर्मिंदा लग रहा था। नहीं, उसने टूटे हुए स्कूटर को देखते हुए कहा, यह मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे नुकसान का पैसा दे दूंगी। आखिरकार उसने वह जादुई शब्द बोल ही दिया, नुकसान का पैसा। जैसे ही मैंने यह सुना, मेरी आंखों के कोने में सिस्टम की स्क्रीन हिलने लगी, जैसे उसे पैसे की खुशबू आ गई हो। सही टारगेट मिल गया है। नाम क्लोई स्टर्लिंग, गॉडेस स्कोर 97, खर्च करने के लायक, एलिजिबल। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एलिजिबल? वह सच में एलिजिबल थी। क्लोई ने अचानक अपना फोन निकाला और मुझसे पूछा कि स्कूटर कितने का था। मैंने बोल्ट को देखा, जो अभी भी जमीन पर एक बहादुर सैनिक की तरह लेटा था जो जंग हार गया हो। अगर मैं सच बताऊं तो यह मुझे $80 का मिला था, लेकिन अगर मैं इससे अपने लगाव की बात करूं तो यह कम से कम $3 मिलियन का था। खैर, भले ही गरीबी सालों से मेरी जान ले रही थी, लेकिन मुझ में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची थी, इसलिए मैंने उससे कहा, मैंने इसे सेकंड हैंड $80 में खरीदा था। क्लोई खुश थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं। पिंक ड्रेस वाली लड़की ने भी अपनी आंखें झपकाईं और वहां खड़े अमीर स्टूडेंट्स ने भी अपनी आंखें झपकाईं। भीड़ आपस में धीरे से बड़बड़ाने लगी। क्लोई ने अपने होंठ ऐसे दबाए जैसे उस नंबर ने उसके खानदान के टैक्स लेवल पर हमला कर दिया हो। फिर उसने पूछा, सिर्फ 80? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ। उसने थोड़ी हैरानी से कहा कि यह तो बहुत कम लग रहा है। मैंने समझाया कि जब मैंने स्कूटर खरीदा था तब वह पहले से ही पुराना था। क्लोई ने फिर से बोल्ट को देखा और एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रही हो कि कोई गाड़ी किसी महंगे होटल के एक स्टार्टर से भी सस्ती कैसे हो सकती है। आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हें 5,000 ट्रांसफर कर दूंगी। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। 5,000 बोल्ट के लिए? अगर बोल्ट की कोई आत्मा होती तो वह जमीन से उठ खड़ी होती और उसे सैल्यूट करती। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, पिंक ड्रेस वाली लड़की ने जल्दी से क्लोई का हाथ पकड़ा और उसे रुकने को कहा। उसने कहा कि अगर क्लोई ने अचानक यहीं पर मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए तो यह अजीब लगेगा, इसलिए उन्हें इसे ढंग से हैंडल करना चाहिए और पहले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहिए। क्लोई ने इस बारे में ध्यान से सोचा, फिर सिर हिलाया और मेरी तरफ देखा। उसने कहा, मुझे ऐड करो। खर्च का अंदाजा लगाने के बाद मैं रिपेयर या बदलने का खर्च दे दूंगी। मेरा फोन बजा। क्लोई स्टर्लिंग को ऐड करना, जो कैंपस की गॉडेस है, जिसके बारे में सब बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने अपना पुराना नोकिया फ्लिप फोन निकाला जिसका कोना टूटा हुआ था और मैसेजिंग ऐप खोला। एक डरावने सेकंड के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई। मैं घबरा गया। हे भगवान, प्लीज अभी नहीं, इस गॉडेस के सामने तो बिल्कुल नहीं। शुक्र है भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली और मेरा फोन आखिरकार चलने लगा, शायद इसलिए क्योंकि उसे भी सबके सामने बेइज्जती होने का डर था। क्लोई ने मेरा कोड स्कैन किया और जैसे ही उसकी प्रोफाइल मेरी स्क्रीन पर आई, टाइलर ने पीछे से मेरे कंधे पर उंगलियां दबा दी। उसका चेहरा साफ कह रहा था, भाई, जब तुम अमीर बन जाओगे तो उसे याद रखना जो तुम्हारे टूटे हुए स्कूटर पर तुम्हारे साथ हंसा था। क्लोई ने मेरा कॉन्टैक्ट जूलियन फॉस्टर के नाम से सेव किया, फिर पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी नज़र मेरे हाथों पर गई और उसने इशारा किया कि मेरी उंगलियों पर खरोंच आई है। मैंने नीचे देखा, वह सही कह रही थी। जब बोल्ट गिरा तो शायद उसका एक शीशा मेरे हाथ पर लग गया था, क्योंकि मेरी उंगली पर एक छोटी सी लाल खरोंच थी। सच कहूं तो सस्ते डब्बा बंद खाने को खोलते वक्त मुझे इससे भी बुरी चोटें लगी हैं, लेकिन क्लोई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा कि मुझे इस पर दवा लगानी चाहिए और पिंक ड्रेस वाली लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, सोफी, क्या पास में कोई फार्मेसी है? मेरी तरफ वापस देखा और कहा, यहीं रुको। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, वह जल्दी से चली गई। मैंने उसकी सिल्वर ड्रेस को कोने की दुकान की तरफ जाते हुए देखा और एक पल के लिए मैं बस अपने टूटे हुए स्कूटर, टूटे हुए फोन और अपने उलझे हुए दिल के साथ वहां खड़ा रहा। टाइलर। उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसने पूछा, वह क्या था? क्या तुम्हें समझ आया कि अभी क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा स्कूटर खराब हो गया। उसने मुझे घूरा और कहा, क्लोई स्टर्लिंग ने तुम्हें ऐड किया और वह खुद तुम्हारे हाथ के लिए दवाई लेने गई। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सिर हिलाया और कहा, मेरा स्कूटर खराब हो गया। टाइलर एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसने भी सिर हिलाया। ठीक है। 5 मिनट बाद क्लोई वापस आई। उसके हाथ में एक छोटा सफेद प्लास्टिक का बैग था। उसने पानी की एक बोतल, साफ करने वाले वाइप्स और पट्टी का एक पैकेट निकाला। फिर उसने मुझसे पहले चोट को धोने के लिए कहा। मैंने बोतल को घूरा। वह एवियन पानी की बोतल थी। दुकान का लेबल अभी भी उस पर लगा था। अमीर लोग सच में बहुत बड़े होते हैं, धोने के लिए भी इतना महंगा पानी। फिर क्लोई ने ढक्कन खोला और बोतल मुझे दे दी। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसे छुआ, मेरे दिमाग के अंदर सिस्टम चल उठा। डिंग, सही खर्चा मिला। टारगेट क्लोई स्टर्लिंग। होस्ट पर खर्च की गई रकम $2। नए यूजर का फायदा चालू हो गया है। कैशबैक मल्टीप्लायर 1 मिलियन गुना। कैशबैक की रकम $2 मिलियन। पैसे सही तरीके से होस्ट के प्राइवेट अकाउंट में भेज दिए गए हैं। मैं
मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। मेरे हाथ बोतल के पास हवा में ही रुक गए और पूरे 3 सेकंड तक मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं आई। कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल एक खाली कमरे जैसा था जिसके बीच में $2 मिलियन रखे हों। फिर मेरे फोन पर घंटी बजी। बैंक का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि आपके अकाउंट जिसके आखिर में 9927 है उसमें $2 मिलियन जमा हो गए हैं। अभी का बैलेंस $2 मिलियन और $10 है। उस पल मुझे सच में लगा कि क्या मैं बोल्ट के साथ मर गया हूं और ये मरने के बाद का कोई अजीब इनाम है। $2 मिलियन। एक $2 की पानी की बोतल $2 मिलियन में बदल गई थी मेरी जिंदगी। मेरे घुटने बिल्कुल जवाब देने वाले थे। बाहर से मैंने अपना चेहरा शांत रखा, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा चश्मा पहनकर पार्किंग लॉट में खुशी से कूद रही थी। क्लोई ने देखा कि मैं रुक गया हूं और उसने थोड़ी त्योरी चढ़ाई। क्या दर्द हो रहा है? उसने पूछा। मैंने उसे देखा। दर्द? मिस स्टर्लिंग, आपने तो पानी की एक बोतल से मेरे पूरे खानदान को नया जीवन दे दिया है। मैंने धीरे से एक घूंट लिया। पानी का स्वाद बिल्कुल अमीरी जैसा था। मैंने आराम से कहा, नहीं, अब बहुत बेहतर लग रहा है। क्लोई के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए। सोफी अचानक थोड़ा पास आई और जोर से फुसफुसाई, उसे बताने के लिए क्योंकि इस बोतल की कीमत $2 मिलियन है, मिस पिंक ड्रेस। ये पानी मेरी कॉलेज की फीस भर सकता है, मेरे माँ बाप का कर्ज उतार सकता है, मेरा किराया दे सकता है, और फिर भी इतने पैसे बच जाएंगे कि बोल्ट के लिए सोने का ताबूत खरीदा जा सके। क्लोई ने फिर साफ करने वाला वाइप निकाला और कहा, अपना हाथ मुझे दो। मैं बिना सोचे पीछे हट गया। मैं ये खुद कर सकता हूँ, मैंने कहा। क्लोई रुक गई। पास खड़े स्टूडेंट्स तुरंत फिर से हैरान हो गए। उसने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। उसने क्लोई स्टर्लिंग को मना कर दिया। एक और लड़का भी हैरान था। यह लड़का या तो बहुत बहादुर है या फिर पागल है। सोफी ने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसकी आंखें बातें जानने के लिए चमक रही थीं। उसने कहा, अपनी आंखें छोटी करके मुझे देख रही थी। पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने मना किया उसके अंदर का मुकाबला करने का जज्बा जाग गया। चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए मुझे ही इसे ठीक करना चाहिए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन ऐसी शांत जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं हिचकिचाया। अगर उसने मेरे लिए वाइप यूज किया तो क्या वह भी खर्च करने में काउंट होगा? लेकिन जब लोए ने मेरा हाथ पकड़ा तो सिस्टम शांत रहा। चलो अच्छा है, कोई दूसरी डिंग की आवाज नहीं आई। उसके हाथ ठंडे और नरम थे, और पता नहीं क्यों इसने मुझे $2 मिलियन के बैंक अलर्ट से भी ज्यादा नर्वस कर दिया। उसने ध्यान से मेरे हाथ की खरोंच को साफ किया और फिर उस पर बैंडेज ऐसे लगाई जैसे कोई बहुत बड़ी चोट हो, जबकि वह एक छोटा सा निशान था जो एक कागज के कटने से भी छोटा था। पूरा पार्किंग लॉट हमें ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा देश का फंक्शन चल रहा हो। टाइलर मेरे पीछे खड़ा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह क्या सोच रहा है। मुझे किसी तरह उसकी अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। क्लोई ने काम खत्म किया, मेरा हाथ छोड़ा और कहा, और क्या? जब मैंने उसे थैंक यू कहा तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए। फिर उसने क्लोई ने फिर से गिरे हुए स्कूटर की तरफ देखा और कहा कि वह किसी को भेजकर इसे उठवा लेगी और कल मुझे एक नया स्कूटर भेज देगी। मैंने जल्दी से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने तुरंत अजीब तरीके से देखा और पूछा, क्यों? क्योंकि अगर तुमने मुझ पर और पैसे खर्च किए तो मेरा बैंक अकाउंट सीधा ऊपर चला जाएगा और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बेशक मैं यह बात जोर से नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने अपना चेहरा शांत रखा और कहा, यह तो बस एक स्कूटर है, मैं देख लूंगा। उसी पर जैसे ही यह बात मेरे मुंह से निकली, क्लोई ने मुझे अलग तरह से देखा। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बस उसकी आंखों में एक पल के लिए पहले हैरानी और फिर दिलचस्पी दिखी। वह शायद ऐसे बहुत से लोगों से मिली होगी जो स्टर्लिंग फैमिली से पैसे लेने के लिए नुकसान को 10 गुना बढ़ाकर बताते, लेकिन यहाँ मैं था जो अपनी अकेली सवारी टूटने के बाद भी पैसे लेने से मना कर रहा था। और उसकी आंखों में शायद मैं शरीफ लग रहा था, शायद मैं शांत लग रहा था, या शायद मैं थोड़ा रहस्यमयी लग रहा था। लेकिन यार, सच तो ये है कि मैं डर रहा था कि अगर मेरे पुराने बैंक ऐप में एक और बड़ा डिपॉजिट आया तो वह कहीं बंद न हो जाए। क्लोई ने क्लोई के पास आकर धीरे से कहा, लेकिन इतना तेज कि मैं सुन सकूं, क्लोई, यह अलग है। मैंने हल्का सा खांसा। अलग? हाँ, मैं अलग था। अलग लेवल का गरीब, अलग लेवल का डर और अलग लेवल का नाटक कि मैं दिमाग में नहीं चिल्ला रहा था जब मुझे पानी की बोतल से $2 मिलियन का मैसेज आया था। क्लोई ने मुझे एक और सेकंड देखा, फिर पूछा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। मैंने सच बताया कि मैं बिजनेस का सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। फिर उसने पूछा कि क्या मैं अक्सर बैंकेट का काम करता हूँ। मैंने कहा, हाँ, जब भी मौका मिलता है। उसने मेरे रेंटेड सूट को देखा, फिर मेरे पुराने फोन को, और फिर जमीन पर पड़े बोल्ट के खराब शरीर को। उसके चेहरे के भाव बदल गए। इससे मैं नर्वस हो गया। इसलिए नहीं कि वह सुंदर थी, हाँ वह सुंदर तो थी। मैं इसलिए नर्वस हुआ क्योंकि जब अमीर लोग सोचने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि वे किसी की जांच करने वाले हैं। इससे पहले कि क्लोई मुझसे कुछ और पूछती, एक काली रोल्स रॉयस आराम से पार्किंग लॉट में आई और उसकी पोर्शे के पास रुक गई। सूट पहने एक अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने जल्दी से बाहर आकर पीछे का दरवाजा खोला। फिर एक औरत बाहर आई। पूरे पार्किंग लॉट का माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे ठंड थोड़ी बढ़ गई हो। क्या आप एक काली रोल्स रॉयस की तरह दिखते हैं? वह लगभग लेट 20s की थी। उसने एक सुंदर काला बिजनेस सूट और सोने की पतली बालियां पहनी थीं। उसके लंबे बाल पीछे अच्छे से बंधे हुए थे और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि आसपास के शोर मचाते स्टूडेंट्स भी चुप हो गए।
सोफी तुरंत सीधी खड़ी हो गई। क्लोई के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। दीदी, क्लोई ने कहा। दीदी? मेरी सिस्टम स्क्रीन तुरंत चमकी। एक नया टारगेट मिला। नाम डायना स्टर्लिंग, गॉडेस स्कोर 99, पहचान स्टर्लिंग ग्रुप की एक्टिंग प्रेसिडेंट, खर्च करने के लायक। हाँ, मेरी उंगलियां कांपने लगीं। 99। क्लोई पहले ही 97 पर बहुत खतरनाक थी। उसकी दीदी तो बिल्कुल एक परी जैसी थी। डायना स्टर्लिंग ने आसपास देखा। उसने पोर्शे के खराब बम्पर को देखा, जमीन पर पड़े बोल्ट को देखा, मेरे पास खड़ी क्लोई को देखा और मेरे हाथ पर बंधी पट्टी को देखा। आखिर में उसकी नजर मेरे चेहरे पर रुकी। एक पल के लिए उसके शांत चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसने वह मुस्कुराई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत खतरनाक भी थी। मेरी धड़कन रुक सी गई। क्लोई, डायना ने धीरे से कहा, मुझे बताया गया कि तुमने किसी को टक्कर मारी है। क्लोई। सोफी ने अपने होंठ दबाए और बात को ठीक करते हुए कहा कि उसने मेरे स्कूटर को टक्कर मारी थी। डायना ने बोल्ट के बचे हुए हिस्सों को देखा और कहा, अच्छा, समझ गई। सोफी ने जल्दी से बीच में बोलकर समझाया कि यह एक एक्सीडेंट था और क्लोई ने एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ लिया था। डायना अचानक मेरी तरफ बढ़ी और हर कदम के साथ उसकी हील्स की आवाज जमीन पर गूंजी। किसी तरह उसके चलने की आवाज भी बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग जैसी लग रही थी। मैं डायना स्टर्लिंग हूँ, उसने कहा। मेरी बहन ने आज रात आपको परेशानी दी। आपको चोट कैसे लगी? मैंने कहा कि मुझे चोट नहीं लगी और बताया कि यह बस एक छोटी सी खरोंच है। जब डायना ने मेरे हाथ पर बंधी पट्टी को देखा तो उसने पूछा कि क्या यह क्लोई ने बांधी है। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। अचानक उसकी नजर थोड़ी बदली और उसने कहा, यह तो अजीब बात है। क्लोई ने कहा, मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। डायना के कान फिर से लाल हो गए। दीदी, उसने शर्माते हुए कहा। ऐसा नहीं है। डायना ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया और अपने पर्स से एक सुंदर काला कार्ड निकाला। क्योंकि यह हमारी गलती थी, हम आपको इसका पूरा हर्जाना देंगे। 5000 स्कूटर के लिए और 10,000 परेशानी के लिए। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो बिल सीधे मेरे असिस्टेंट को भेज देना। फिर उसने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी धड़कन रुक गई। 99 स्कोर वाली गॉडेस से $15,000। अगर मल्टीप्लायर पहले जैसा ही हुआ तो यह बहुत बड़ी रकम बन सकती है। नहीं, नहीं, शांत हो जाओ जूलियन। मैंने अपना सिर हिलाया। शायद बिगिनर प्रोटेक्शन पहले ही यूज हो चुकी थी। शायद अगला मल्टीप्लायर छोटा हो, शायद यह सिर्फ डबल हो। लेकिन यार, डबल भी 30,000 होगा, जो पहले ही बहुत बड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर ये उससे भी ज्यादा हुआ? क्या होगा अगर ये ट्रांजैक्शन मेरे बैंक अकाउंट में किसी तूफान की तरह आए? वह कार्ड हमारे बीच किसी खजाने की तरह था। सब लोग घूर रहे थे। टाइलर को देखकर लग रहा था कि वह मेरे लिए बेहोश होने वाला है। डायना थोड़ा और मुस्कुराई। ज्यादातर लोग उस पैसे को 1 सेकंड में ले लेते, लेकिन मैं तो 5 मिनट पहले ही करोड़पति बना था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब मैं बिना दुख के अपने नूडल्स के लिए और मीट खरीद सकता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने धीरे से कार्ड को पीछे कर दिया। इसी की जरूरत नहीं है, मिसेस स्टर्लिंग। पार्किंग लॉट में उस रात दूसरी बार बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सोफी की आंखें बड़ी हो गईं और टाइलर ने अपने सीने को ऐसे पकड़ा जैसे मैंने उसे सच में चोट पहुंचाई हो। पास खड़े किसी ने धीरे से कहा, उसने डायना स्टर्लिंग के पैसे लेने से मना कर दिया। एना ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में हैरानी थी। यहाँ तक कि क्लोई भी हैरान रह गई। मैंने उसे गले लगाया और वह मुस्कुराई। मैंने उन्हें अपनी सबसे अच्छी स्माइल दी और कहा, वह तो बस एक पुराना स्कूटर था। मिस क्लोई ने पहले ही माफी मांग ली है और मेरे हाथ का इलाज भी कर दिया है। इतना काफी है। मेरे शब्द बहुत शांत और तमीज वाले लग रहे थे। सच कहूं तो मुझे खुद पे थोड़ा गर्व हो रहा था। वह थोड़े हीरो जैसे लग रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुद पर चिल्ला रहा था। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे इस सिस्टम के बारे में अभी बहुत कम पता था। अगर मैं लालच दिखाता तो स्टर्लिंग बहनों को मुझ पर शक हो सकता था। मुझे शांत रहना था, आम दिखना था और थोड़ा मिस्टीरियस बनना था। हाँ, मैंने फैसला किया, बस कहानी को चलने दो। डायना ने धीरे से कार्ड पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें तेज हो गईं, जैसे मैं कोई पहेली बन गया हूँ जिसे वह सुलझाना चाहती हो। तुम स्टर्लिंग परिवार के पैसे लेने से मना कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने अपना चेहरा शांत रखा और कहा, मैं बहुत ज्यादा पैसे लेने से मना कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ज्यादा नहीं समझेंगे। उसने कहा, मैं आम लोगों जैसा नहीं हूं। मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मेरा दिल किया कि मैं खुद को एक थप्पड़ मारूं। ये सुनने में इतना कूल क्यों लगा? मेरे मुंह को किसने इजाजत दी कि वह किसी ड्रामा के हीरो की तरह बात करे? मैंने किराए के जूते पहने हुए थे और एक खराब स्कूटर के पास खड़ा था। मुझे इतना कूल बनने का कोई हक नहीं था। डायना ने मुझे थोड़ी देर तक देखा और फिर वह धीरे से हंसी। वह हंसी बहुत प्यारी और तमीज वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उससे मेरी पीठ में ठंडक सी महसूस हुई। मुझे देखते हुए ही उसने क्लोई से कहा कि उसका क्लासमेट काफी मजेदार है। क्लोई ने अपनी हमेशा की तरह सपाट आवाज में जवाब दिया और कहा कि मैं उसका क्लासमेट नहीं हूँ क्योंकि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। डायना उसका क्लासमेट नहीं थी क्योंकि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। एना की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने क्लोई से पूछा कि क्या उसने मुझसे पहले ही इस बारे में पूछा था। क्लोई अचानक खामोश हो गई और अचानक सोफी का गॉसिप रेडार सिर्फ चालू नहीं हुआ बल्कि फट गया।
मैंने अपना गला साफ किया क्योंकि हमारे आसपास का माहौल बहुत अजीब हो रहा था। मैंने कहा कि अगर कोई और बात नहीं है तो मुझे अब निकलना चाहिए। फिर मैं नीचे झुका और बोल्ट को उठाने की कोशिश की, लेकिन आगे का पहिया तुरंत ही निकलकर गिर गया। सब लोग उस पहिए को देखने लगे। मैंने भी उस पहिए को देखा। अरे यार प्लीज, क्या तुम मुझे मेरे इस मिस्टीरियस अमीर आदमी वाले नाटक के बीच में ऐसे जलील नहीं कर सकते। टाइलर जल्दी से भागकर आया और कहा कि वह मेरी मदद करेगा, इसलिए हम दोनों ने स्कूटर के उस टूटे फूटे शरीर को पकड़ा और उसे एक साथ उठाने की कोशिश की। इस बीच डायना ने लगभग 2 सेकंड तक हमें परेशान होते हुए देखा और फिर अपने ड्राइवर से कहा कि एक टो ट्रक का इंतजाम करे। बिना सोचे मैंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायना ने अपनी एक आईब्राउ ऊपर की, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। वैसे भी ड्राइवर पहले ही किसी को फोन कर रहा था। फिर क्लोई थोड़ा पास आई और मुझसे कहा कि कम से कम उन्हें इसे टो करके ले जाने दो। उसकी आवाज पहले से नरम थी और इस बार मैं उसमें सच में पछतावा महसूस कर सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि उस घमंडी अमीर लड़की के पीछे उसे सच में बुरा लगा था। अगर मैं हर चीज के लिए मना करता रहता तो माहौल और ज्यादा अजीब हो जाता, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वह इसे टो कर सकते हैं। मैंने उसे थैंक यू भी कहा। क्लोई के का कंधे थोड़े ढीले हुए, जैसे उसने अपनी सांस रोक रखी हो। फिर मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। कंधे थोड़े ढीले हुए, जैसे उसने अपनी सांस रोक रखी हो। फिर मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। मैंने डायना का चेहरा देखा। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी प्राइवेट कंपनी की कोई छिपी हुई फाइल हूँ। क्लोई भी मुझे देख रही थी और अब उसकी आंखों में ठंडक नहीं थी। वह मुझे जानना चाहती थी। टाइलर के पास थोड़ा झुककर धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त चुपके से अमीर है? टाइलर ने, जो खुद एक अजीब इंसान है, मेरे किराए के जूतों को देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा और फिर स्टर्लिंग बहनों को देखा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सच कहूं तो अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, साले गद्दार दोस्त। लगभग 10 मिनट बाद टो ट्रक आ गई। जब ड्राइवर बोल्ट के बचे हुए हिस्से को लोड कर रहा था तब डायना ने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। इस बार ये पैसे नहीं थे, ये सिर्फ एक कार्ड था, लेकिन वह कार्ड भी बहुत महंगा लग रहा था। वह काला, सिंपल और इतना भारी था जैसे उसका अपना कोई बैंक अकाउंट हो। डायना स्टर्लिंग, एक्टिंग प्रेसिडेंट, स्टर्लिंग ग्रुप। उसने कहा, अगर आज रात के बाद कुछ भी हो तो मुझे सीधा फोन करना। मैं कार की तरफ कुछ कदम पीछे हटा और फिर गाड़ी चलाने लगा। मैं सड़क के किनारे गाड़ी चला रहा था और तभी मैंने एक गाड़ी को पास से गुजरते हुए सुना। मैं सड़क के किनारे गाड़ी चला रहा था और तभी मैंने एक गाड़ी को पास से गुजरते हुए सुना। मैंने कार्ड को ध्यान से ले लिया। सिस्टम से कोई आवाज नहीं आई। अच्छा है, बिजनेस कार्ड सेफ थे, शायद। क्लोई अपना फोन हाथ में पकड़े हुए डायना के पास खड़ी थी। उसने बताया कि हम दोनों पहले से ही कनेक्टेड हैं। अचानक डायना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन क्लोई ने अपना चेहरा घुमा लिया। किसी तरह सोफी का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर चिल्ला रही है। उसे दोनों बहनों के बीच एक लव ट्रायंगल दिख रहा था। खैर, जाने से पहले क्लोई ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और कहा कि उसे मेरे स्कूटर के लिए दुहक है। मैंने उसे एक छोटी सी स्माइल दी। वह इज्जत के साथ मरा। तुरंत जोर से हंसी निकल गई, यहाँ तक कि क्लोई के होंठ भी आधे सेकंड के लिए हिले। ये बहुत छोटा सा था, न के बराबर, लेकिन ऐसा हुआ। फिर स्टर्लिंग बहनें रोल्स रॉयस में बैठ गईं। जैसे ही कार जाने लगी, टाइलर ने मेरे दोनों कंधे पकड़े और मुझे ऐसे झंझोड़ दिया जैसे वह मेरे दिमाग को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा हो। जूलियन फॉस्टर, ये क्या था? ये किस तरह का बकवास ड्रामा चल रहा है? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब मेरे लिए भी यकीन करने जैसा नहीं था। उसने मुझे याद दिलाया कि क्लोई स्टर्लिंग ने मेरे लिए पानी खरीदा, मेरे जख्मी हाथ पर पट्टी बांधी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया। और फिर उसकी बहन ने खुद मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। मैंने अपनी बहन को फोन किया और उसने कहा, सिर्फ कहा, हाँ उसने ऐसा किया। उसने ये भी कहा कि मैंने $15,000 लेने से भी मना कर दिया। मैंने दुहक भरे दिल से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैंने दुनिया के सारे गरीबों की बेइज्जती कर दी हो। क्या तुम बीमार हो? उस बेवकूफ को छोड़ो। मैंने बस अपना फोन निकाला और अपनी बैंक ऐप को फिर से खोला। वह नंबर अभी भी वहां था, $2 मिलियन। मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, मैं अमीर था, सच में अमीर। कोई फ्री कूपन वाला अमीर नहीं, न ही पुरानी जीन्स में $10 मिलने वाला अमीर। मैं $2 मिलियन वाला अमीर था। टाइलर ने मेरा चेहरा देखा और पूछा कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन मैंने तुरंत अपना फोन लॉक कर दिया और कहा कि कुछ नहीं है। उसने अपनी आंखें छोटी की। आज रात यह दूसरी बार है जब तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो कि कुछ नहीं है। मुझे इससे नफरत है। मैंने उसके कंधे को थपथपाया और पूछा कि क्या तुम चमत्कार पर यकीन करते हो? उसने उस सड़क की तरफ देखा जहां रोल्स रॉयस गायब हो गई थी और कहा, आज रात के बाद भाई, मुझे लगता है कि अमीर औरतों से स्कूटर ठुकवाना भी एक करियर हो सकता है। मुझे लगभग हंसी आ गई, लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब देता, मेरे फोन पर एक मैसेज आया। यह क्लोई स्टर्लिंग का मैसेज था। मुझे अपना पता भेजो, मैं कल एक नया स्कूटर भिजवा दूंगी। मैं स्क्रीन को देखता रहा, तभी मेरे सिस्टम की स्क्रीन धीरे से चमकी। खर्च करने का मौका मिला है। चीज, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत $3,000 से $12,000 के बीच। टारगेट, क्लोई स्टर्लिंग, कैशबैक मल्टीप्लायर, पेंडिंग। मेरा गला अचानक सूख गया। एक नया स्कूटर, वह भी क्लोई के पैसों से। अगर मल्टीप्लायर छोटा भी होता तो भी ये बहुत सारे पैसे होते, लेकिन अगर मल्टीप्लायर बड़ा हुआ तो मैं अमीर से सीधा शक के घेरे में आ सकता हूँ। तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। ये किसी अनजान नंबर से था।
मिस्टर फॉस्टर, मैं डायना स्टर्लिंग बोल रही हूँ। मैं एक बात बताना भूल गई थी। कल शाम को स्टर्लिंग फैमिली एक प्राइवेट चैरिटी ऑक्शन रख रही है। मेरी बहन को आज रात की बात के लिए अभी भी बुरा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे मेहमान बनकर आएं ताकि वह आपसे ढंग से माफी मांग सके। मेरी उंगलियां रुक गईं। स्टर्लिंग फैमिली का एक प्राइवेट चैरिटी ऑक्शन, इसका मतलब हर तरफ अमीर लोग होंगे, और अगर मेरा सिस्टम सही था तो शायद अमीर लड़कियां भी। डिंग, मिशन शुरू हुआ। स्टर्लिंग चैरिटी ऑक्शन में जाना। मिशन का इशारा, अमीर लड़कियों पर खर्च करने का बड़ा मौका। मिशन का इनाम, पता नहीं, हारने पर नुकसान, कुछ नहीं। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और रात के आसमान की तरफ देखा। 24 घंटे पहले मैं एक गरीब वेटर था जिसका चेहरा अच्छा था और जेब में सिर्फ $30 थे। और अब, क्योंकि मेरे सिस्टम ने अचानक मुझे पैसे देने शुरू कर दिए, मेरे पास $2 मिलियन थे। कैंपस की सबसे सुंदर लड़की का नंबर मेरे फोन में था। उसकी अरबपति बहन मुझे एक प्राइवेट ऑक्शन में बुला रही थी, और एक खराब स्कूटर था जिसने किसी तरह खुद को कुर्बान करके मेरे लिए अमीरी के दरवाजे खोल दिए थे। मैंने अपना सिर हिलाया और डायना को एक शब्द लिखकर भेजा, ओके। जैसे ही मैंने मैसेज भेजा, क्लोई का एक और मैसेज आया, और हाँ, इस बार मना मत करना। मैं उसे देखता रहा। मैं अपने फोन पर मैसेज को घूरता रहा। फिर मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई। एक अमीर लड़की मेरे ऊपर पैसे खर्च करना चाहती थी, और इस बार मैं शरीफ बनने का नाटक नहीं करने वाला था। बिल्कुल भी नहीं। अगर क्लोई स्टर्लिंग मेरे ऊपर पैसे फेंकना चाहती थी तो मैं चुपचाप खड़े रहकर अपनी किस्मत को बदलने देने के लिए तैयार था। अगली सुबह मैं अपने अलार्म से पहले ही उठ गया, क्योंकि मेरा दिमाग पूरी रात एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सच में अमीर हो गया हूँ? मैंने 3 बार अपना बैंक ऐप चेक किया। पैसे अभी भी वहां थे, $2 मिलियन। मैंने अपना चेहरा पिलो में दबाया और बिना आवाज किए चीखने लगा, बिल्कुल एक समझदार बड़े इंसान की तरह जो अपने रूममेट को जगाना नहीं चाहता था। इससे पहले कि मैं ठीक से संभल पाता, क्लोई ने मुझे मैसेज किया और मेरे हॉस्टल का एड्रेस मांगा। मुझे लगा वह कोई आम बदले में स्कूटर भेजना चाहती है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। 30 मिनट बाद हॉस्टल के बाहर एक डिलीवरी ट्रक आया जिसमें एक मैट ब्लैक इलेक्ट्रिक स्कूटर था। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमीर गुंडा उसे किसी खुफिया रास्ते पर चलाएगा। उसकी कीमत $18,000 थी। डिंग, कैशबैक मल्टीप्लायर 2000 गुना, और इस तरह मेरा खुफिया बैंक बैलेंस सीधा उन $40 मिलियन पर पहुंच गया। मेरा दिमाग ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरा पूरा बैंक बैलेंस एकदम अजीब हो चुका था। पूरे हॉस्टल ने इस डिलीवरी को देखा और स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। टाइलर ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी ऐसी कहानी का हीरो बन गया हूं जिसे पढ़ने की उसे इजाजत नहीं थी। डेरेक वैंस, एक अमीर फाइनेंस स्टूडेंट जो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करता था, उसने सबको ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मैं क्लोई का इस्तेमाल करके स्टर्लिंग फैमिली के करीब जाना चाहता हूँ। सच कहूं तो मुझे लगा कि लोग इस पर अजीब बातें करेंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच कहूं तो मैं सफाई देना चाहता था, लेकिन छोड़ो, मुझे इस बेकार की बात की कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस उससे कह दिया कि वह जो चाहे सोच सकता है। इस वजह से मैं लोगों को और भी ज्यादा रहस्यमयी लगने लगा। तभी एक औरत एक काली गाड़ी में आई। वह उस रात होने वाले चैरिटी ऑक्शन के लिए डायना स्टर्लिंग की तरफ से 3 फॉर्मल सूट्स लेकर आई थी। उसने अपना नाम रेचल बताया, जो डायना की असिस्टेंट थी। डायना का नाम सुनते ही पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। क्लोई का मुझे स्कूटर भेजना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब डायना स्टर्लिंग का मेरे लिए कपड़े और गाड़ी भेजना ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूं जो अपनी पहचान छुपा रहा है। अचानक मेरे बैंक अकाउंट में $70 मिलियन आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फीमेल सीईओ को मेरे कपड़ों पर भरोसा नहीं था। मैं तो करीब करीब बेहोश ही होने वाला था। भगवान के लिए सिर्फ अपना बैंक बैलेंस देखकर ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। दोपहर तक अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल चुकी थीं। डॉर्मेट्री में अचानक बातें होने लगीं कि मैं किसी तरह 2 बहुत ही सुंदर लड़कियों के करीब आ गया हूँ। उस रात मैंने ब्लैक सूट चुना क्योंकि टाइलर ने कहा था कि इसमें मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे पूरा ऑक्शन हाउस ही खरीद लूंगा। स्टाइलिस्ट ने उसे बिल्कुल सही से फिट किया, और जब मैंने शीशे में देखा तो मैं खुद हैरान रह गया। मैं सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। ठीक 6 बजे डॉम के बाहर एक बेंटली आकर रुकी, और टाइलर गेट के पास खड़ा होकर झूठे आंसू पोंछ रहा था जैसे अपने बेटे को जंग पर भेज रहा हो। मैंने बस एक ठंडी सांस ली। उस बेवकूफ को मुझसे एक लात पड़नी चाहिए। जो भी हो, वह चैरिटी ऑक्शन स्टर्लिंग ग्रैंड होटल में था। मैंने पहले भी उस जगह के बारे में सुना था, पूरे शहर ने सुना था। वह एक ऐसा होटल था जहां लॉबी के फूल भी शायद मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहे थे जो मेरी पिछले हफ्ते थी। बेंटली एंट्रेंस पर रुकी और 2 वैलेट्स ने मेरे लिए दरवाजा खोला। एक लाल कारपेट सीधे उन बड़े सुनहरे घूमने वाले दरवाजों तक जा रहा था। रिपोर्टर्स बैरियर्स के पीछे खड़े थे। कैमरास तैयार थे। सुंदर मेहमान कैमरा की फ्लैशेस के बीच ऐसे चल रहे थे जैसे उनके लिए यह कोई आम दिन हो। मेरा पहला ख्याल आया कि शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। मेरा दूसरा ख्याल था कि मुझे भाग जाना चाहिए। मेरा तीसरा ख्याल आया कि अब मेरे पास $70 मिलियन और एक सुपर नेचुरल मनी सिस्टम है, तो भागना थोड़ा शर्मनाक होगा।
इसलिए मैं बाहर निकला। तुरंत ही रिपोर्टर्स ने फ्लैश के साथ फोटो खींचने शुरू कर दिए, शायद इसलिए क्योंकि मैं बेंटली से आया था और उन्हें लगा कि जो भी बाहर आएगा वह कोई बड़ा आदमी होगा। जब तक उन्हें समझ आता कि मैं कौन हूं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा चेहरा पहले ही कम से कम 3 अच्छे एंगल से फोटो में आ चुका था। मैंने कुछ रिपोर्टर्स को कहते सुना, यार मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, यहाँ तक कि टायरे एक्टर भी इसके सामने कुछ नहीं है। मैंने अनजान बनने का नाटक किया और शांत दिखने की कोशिश करते हुए अंदर चला गया। लॉबी बहुत ही सुंदर थी, फ्लोर मार्बल के थे, झूमर क्रिस्टल के थे और बीच में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता ऐसे रखा था जैसे उसकी अपनी कोई सिक्योरिटी टीम हो। स्टाफ के लोग बहुत आराम से और ध्यान से घूम रहे थे, जैसे उन्हें होटल मैनेजर ने नहीं बल्कि किसी सीक्रेट एजेंट ने ट्रेन किया हो। रेचल एंट्रेंस के पास इंतजार कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसकी प्रोफेशनल स्माइल आधे सेकंड के लिए रुक गई। फिर उसने खुद को संभाला और मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। जब मैंने उसे थैंक यू कहा तो उसकी नजरें आमतौर से थोड़ी ज्यादा देर तक मुझ पर टिकी रहीं और सिस्टम ने एक हल्की सी आवाज दी, टारगेट रेचल ब्रुक्स, स्कोर मिला 91, हाई टियर कैशबैक के लिए काबिल नहीं है। मैं तो अपनी आंखें झपकी। काबिल नहीं है तो इस चीज के अलग अलग लेवल्स भी हैं, ये जानना अच्छा था। लेकिन खैर, मुझे अब समझ आया कि ये सिस्टम थोड़ा भेदभाव करता है, ये लोगों को जज कर सकता है और उनका स्कोर तय करता है। लेकिन मैंने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, यह सिस्टम शुरू से ही ऐसा भेदभाव करता है, इसीलिए शायद यह मुझे बार बार ब्यूटी अपग्रेड देता रहता है ताकि जब यह मेरा चेहरा देखे तो इसे बुरा न लगे। जो भी हो, रेचल मुझे एक प्राइवेट एलिवेटर की तरफ ले गई। जब हम चल रहे थे तो उसने बताया कि मिस डायना ऊपर मेहमानों का स्वागत कर रही हैं, जबकि मिस क्लोई पहले से ही ऑक्शन हॉल के अंदर हैं। जैसे ही एलिवेटर जब लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो मैंने फ्लोर के नंबर को ऊपर जाते देखा। मेरी हथेलियां बिल्कुल शांत थीं, कुछ ज्यादा ही शांत। शायद पैसे ने मुझे बदल दिया था, या शायद बहुत बड़े झटके की वजह से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब दरवाजा खुला तो पियानो का हल्का संगीत हमारी तरफ आया। ऑक्शन हॉल अमीर लोगों से भरा हुआ था, बिजनेस के मालिक, बड़े लोग, मशहूर कलाकार और ऐसे अमीर लोग जिन्होंने इतनी महंगी घड़ियां पहनी थीं जिनसे किसी छोटे गांव का पेट भरा जा सके, और चमकदार कपड़ों में खड़ी औरतें जो सस्ती रोशनी से दूर लग रही थीं। यह मेरी दुनिया नहीं थी, कम से कम कल तक तो यह मेरी दुनिया नहीं थी। जब रेचल मुझे हॉल के अंदर ले गई तो अचानक कई लोगों ने मेरी तरफ देखा। पहले उन्होंने मेरे सूट को देखा, फिर मेरे चेहरे को देखा, फिर उन्होंने रेचल को देखा जो पूरी इज्जत के साथ मेरे साथ चल रही थी। मैं उनकी आंखों में सवाल देख सकता था। ये कौन है? ये किस परिवार से है? उन्होंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या ये विदेश से है? हाँ, बेशक, किसी भी अनजान सुंदर आदमी के लिए अमीर लोगों का सबसे पसंदीदा जवाब हमेशा विदेश ही होता था। फिर रेचल मुझे आगे की एक टेबल के पास ले गई। मैंने क्लोई को वहां एक काली ड्रेस में बैठे देखा। उसके बाल एक मोती वाले क्लिप से बंधे हुए थे। वह कल रात से ज्यादा शांत, बेहतर और बहुत दूर लग रही थी। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजर मेरे चेहरे से मेरे सूट पर गई और एक पल के लिए वहीं रुक गई। सोफी, जो उसके पास एक शैंपेन रंग की ड्रेस में बैठी थी, उसने बहुत ही सच्चे तरीके से रिएक्ट किया। ओह वाओ! क्लोई ने तुरंत उसकी तरफ देखा और सोफी ने अपना मुंह बंद कर लिया और कहा कि उसने यह धीरे से बोला था। मैं वहां गया और उन्हें गुड इवनिंग कहा। सोफी ने थोड़ा दूर देखा और कहा कि तुम आ गए। मैं मुस्कुराया और उसे याद दिलाया, तुमने ही तो कहा था कि मना मत करना। सोफी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर क्लोई की तरफ और फिर से मेरी तरफ देखा। उसके बाद वह एक गॉसिप राइटर की तरह मुस्कुराई जिसे कल की सबसे बड़ी खबर मिल गई हो। जब मैं टेबल पर बैठा तो 30 सेकंड्स के अंदर मुझे अपने ऊपर कुछ बुरी नजरें महसूस हुईं। उनमें से एक सफेद सूट पहने आदमी था जो 2 टेबल दूर बैठा था। वह लगभग 24 साल का लग रहा था। वह सुंदर था, लेकिन एक अजीब और घमंडी तरीके से, जैसे उसने आईने में मुस्कुराने की प्रैक्टिस की हो और अपनी जिंदगी में कभी ना सुना हो। सोफी ने देखा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ और वह मेरी तरफ झुकी। उसने कहा, वह विक्टर थॉर्न है। उसका परिवार स्टर्लिंग्स के साथ काम करता है। वह 2 साल से क्लोई के पीछे पड़ा है। वह मुझे 2 साल से परेशान कर रहा है। मेरा दिल बैठ गया। मैं इस लड़के को जानता था। ये वही था जिसने पहले हॉस्टल में मेरा मजाक उड़ाया था। बेशक उसके जैसा कोई ना कोई तो होना ही था। अमीर परिवारों का कोई भी फंक्शन किसी ऐसे जलन रखने वाले यंग मास्टर के बिना पूरा नहीं होता जो अपनी इज्जत खोने के लिए तैयार बैठा हो। खैर, उसके थोड़ी देर बाद ही ऑक्शन शुरू हो गया। होस्ट एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्टेज पर आया। उसने चैरिटी, आर्ट और लोगों की मदद करने पर एक बहुत अच्छी स्पीच दी। ये सब सुनने में बहुत महंगा लग रहा था। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे 3 वकीलों ने मिलकर उसे सिखाया हो। पहली चीज एक पुराना वेस था जिसकी शुरुआती कीमत $50,000 थी। किसी ने तुरंत अपना बोर्ड उठाया, फिर दूसरे बंदे ने उठाया, फिर एक और ने। 20 सेकंड से भी कम टाइम में कीमत $180,000 तक पहुंच गई। मैं वहां चुपचाप बैठा अमीर लोगों को एक वास के लिए लड़ते देख रहा था। वे इतने पैसे दे रहे थे जितने मेरे माँ बाप की नूडल शॉप ने सालों में भी नहीं कमाए थे। बिना सोचे मेरी उंगलियां मेरे अपने बोर्ड को छूने लगी, लेकिन मैंने खुद को तुरंत रोका। नहीं जूलियन, ऐसे ही बोली मत लगाओ। हाँ, अब तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम अभी तक अमीर लोगों जैसे नहीं बने हो। फिर वह वेस $320,000 में बिक गया। सबने आराम से तालियां बजाईं जैसे ये कोई आम बात हो। दूसरी चीज एक पेंटिंग थी और वह $900,000 में बिकी। तीसरी चीज एक हीरे का ब्रेसलेट था और वह $1.4 मिलियन में बिका। मैं बस पानी पीता रहा और पूरी कोशिश कर रहा था कि अंदर से गरीब न दिखूं।
और फिर चौथी चीज सामने आई। ये मर्दों की एक महंगी वॉच थी, लिमिटेड एडिशन, काले रंग की और बहुत ही सुंदर डिजाइन वाली, जिसकी शुरुआती कीमत $200,000 थी। होस्ट ने स्माइल किया और कहा, ये वॉच केंजिंगटन फैमिली ने दान की है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 20 वॉचेज हैं। सोफी मेरे पास आई और धीरे से बोली कि ये वॉच मेरे सूट पर अच्छी लगेगी। मैंने धीरे से ना कहा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ थोड़े उठाए और कहा कि उसने मुझे इसे खरीदने के लिए नहीं कहा था। मैंने उससे कहा, तुम दिमाग में यही सोच रही थी। क्लोई ने वॉच को देखा, फिर मेरी खाली कलाई को देखा। अचानक मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। मैंने धीरे से उसका नाम लिया और उसे मना किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लोई ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना बोर्ड उठा दिया। 500,000। मेरे मुंह का पानी बाहर आने ही वाला था। ये लड़की कितनी पागल है। पूरा पूरा हॉल हमारी टेबल की तरफ घूम गया और होस्ट इतना खुश दिख रहा था जैसे उसके चेहरे के अंदर किसी ने बल्ब जला दिया हो। मिस क्लोई स्टर्लिंग ने 500,000 की बोली लगाई है। मैं क्लोई के पास गया और अपनी आवाज धीमी की। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसने आराम से कहा कि वह बोली लगा रही है। मैं पूछा कि वह किस चीज के लिए बोली लगा रही है। उसने बस फिर से मेरी कलाई की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे पास कोई वॉच नहीं है। मैंने उससे कहा, मेरे पास कोई यॉट भी नहीं है। कृपया इस बात को और मत बढ़ाओ। मेरे मजाक पर क्लोई का मुंह थोड़ा सा हिला, जैसे वह बस मुस्कुराने ही वाली थी। हॉल के दूसरी तरफ विक्टर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपना बोर्ड उठाया। 6 लाख। हॉल के दूसरी तरफ विक्टर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपना बोर्ड उठाया। 6 लाख। उसने अपने चेहरे पर बिना किसी बदलाव के अपना बोर्ड फिर से उठाया। मेरा सिस्टम मेरे सामने चमकने लगा। धीरे धीरे मेरी पीठ पर पसीना आने लगा। अगर क्लोई ने मेरे लिए $8 लाख की वॉच खरीदी तो 10 गुना मल्टीप्लायर के साथ भी वह $80 लाख हो जाएगी। 100 गुना मल्टीप्लायर के साथ वह $8 करोड़ हो जाएगी। 1000 गुना मल्टीप्लायर के साथ वह $80 करोड़ हो जाएगी। मेरा बैंक अकाउंट किसी फोन नंबर जैसा दिखने लगेगा। विक्टर ने एक ठंडी मुस्कान दी। 1 मिलियन। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई समझ गया था कि क्या हो रहा है। विक्टर को उस वॉच की उतनी परवाह नहीं थी। वह क्लोई से मुकाबला करना चाहता था। क्लोई शांत रही। 1.5 मिलियन। मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। विक्टर का जबड़ा टाइट हो गया। 2 मिलियन। पूरे हॉल ने एक साथ रिएक्ट किया। एक ऐसी वॉच के लिए $2 मिलियन देना जो $2 लाख से शुरू हुई थी, सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। उसने अपना बोर्ड फिर से उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, मैंने प्यार से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। पूरा जहाज हवा से पूरी तरह उड़ गया था। पूरा जहाज हवा से उड़ गया था। पूरी टेबल जम सी गई, यहाँ तक कि सोफी की आंखें भी एक्साइटमेंट से चमक उठीं। क्लोई ने सोफी के चेहरे की तरफ देखा और कहा, मैंने पहले अपने हाथ को देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मैंने घबराहट में अपना सिर हिलाया और धीरे से उससे मना किया कि ऐसा मत करो। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर की। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि यह इस लायक नहीं है। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन हमारे पास खड़े सभी लोगों ने मेरी बात सुन ली थी। विक्टर हंसा। इस लायक नहीं है? मजेदार है। क्या तुम कह रहे हो कि केंसिंगटन फैमिली की यह खास घड़ी मिस स्टर्लिंग के पैसों के लायक नहीं है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरे पैरों के नीचे एक जाल खुल गया था। अगर मैं हाँ कहता तो उस परिवार का अपमान होता जिसने घड़ी दान की थी। अगर मैं ना कहता तो ऐसा लगता कि मैं विक्टर से डर गया हूँ। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, सिस्टम की आवाज आई। लोगों के बीच बहस का पता चला है। सही जवाब का सुझाव। अपने आप पर काबू रखें और थोड़े रहस्यमयी बने रहें। कामयाब होने पर इनाम मिलेगा। मैंने देखा विक्टर की तरफ, फिर मैंने स्टेज पर रखी घड़ी को देखा। मैंने कभी नहीं कहा कि यह अच्छी घड़ी नहीं है। फिर मैंने आगे कहा, लेकिन यह मुझ पर अच्छी नहीं लगती। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे और विक्टर की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। तुम पर सूट नहीं करती? मैंने थोड़ा पीछे होकर कहा। मेरी कलाई को खाली रहने की आदत है। मुझे अपनी कीमत दिखाने के लिए किसी महंगी या चमकदार चीज की जरूरत नहीं है। सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। फिर पास की टेबल पर किसी ने धीरे से कहा, यह लड़का तो बड़ा तेज है। एक और मेहमान ने धीरे से कहा कि यह बहुत अच्छी बात थी। सफेद बालों वाले एक बिजनेसमैन ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे मैंने कोई पुरानी और समझदारी वाली बात कह दी हो। हॉल के एक कोने में डायना स्टर्लिंग अभी अभी अंदर आई थी। उसने एक पल के लिए रुकी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। विक्टर का चेहरा खराब हो गया। उसने मुझे छोटा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह मेरी बातें ऐसी लग रही थीं जैसे मैं किसी बड़े खानदान का लड़का हूं जो बहुत सीधा साधा है। क्लोई ने मुझे चुपचाप देखा। एक छोटे से पल के लिए उसकी आंखों में फिर से नरमी आ गई। फिर उसने अपना बोर्ड नीचे कर लिया। आखिर में वह घड़ी विक्टर को $2 मिलियन में बेची गई। सबने तालियां बजाईं, लेकिन तालियां बहुत हल्की और बस दिखावे की थीं, क्योंकि सब जानते थे कि उसने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं और विक्टर का चेहरा देखने लायक था। सोफी ने मेरी तरफ झुककर धीरे से कहा, यह बहुत बढ़िया था। इस परेशान करने वाले विक्टर को सबक सिखाने के लिए तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक डायना हमारी टेबल पर पहुंची। उसने क्लोई की तरफ देखा और कहा कि क्लोई उस घड़ी पर लगभग $2 मिलियन खर्च करने वाली थी, लेकिन क्लोई का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा कि यह मेरे सूट के साथ अच्छी लग रही थी। 1
मेरी तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने पूछा कि मैंने क्लोई को क्यों रोका। मैंने बस मुस्कुराकर कहा कि मुझे महंगे तोहफे लेने की आदत नहीं है। ऐना की आंखों में दिलचस्पी साफ दिख रही थी। उसने कहा, रहस्यमयी और डिसिप्लिन्ड, यह बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं मिस स्टर्लिंग, गरीब और दुख झेला हुआ, यह तो बहुत आम बात है। इसके बाद ऑक्शन चलता रहा और मैंने सोचा कि घड़ी का मामला अब खत्म हो गया, लेकिन भाई मैं बिल्कुल गलत था। एक छोटे से ब्रेक के बाद ऐसा लगा जैसे विक्टर थॉर्न को अभी और परेशानी चाहिए थी। वह हमारी टेबल की तरफ आया। उसके हाथ में शैंपेन के 2 ग्लास थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसे देखकर थप्पड़ मारने का मन करे। उसने पहले डायना, क्लोई और सोफी को हेलो बोला, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जैसे वह पूछ रहा हो कि तुम कौन हो। बस ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मेरा गेस्ट है विक्टर। उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हुई। उसने कहा, बिल्कुल, और फिर बोला कि उसने सुना है कल रात एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा बेकार सा स्कूटर खराब हो गया था, है ना? आसपास के कई मेहमानों ने अपना सिर घुमाया। एक नया ड्रामा, आखिर कौन नहीं देखना चाहेगा? मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ, मेरा स्कूटर, जिसे मैं बोल्ट कहता था, वह खराब हो गया था। विक्टर ने मेरे सूट को ऊपर से नीचे देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज रात तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। फिर उसने कहा कि स्टर्लिंग फैमिली बहुत दिल वाली है। सच तो यह था कि मैंने औरतों के खरीदे हुए कपड़े पहने थे, यह सच था, लेकिन जिस तरह उसने कहा वह सुनने में बहुत बुरा लगा। तो सोफी ने गुस्से में देखा और विक्टर से कहा कि परेशान मत करो, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि वह तो बस ऐसे ही पूछ रहा है। मिस्टर फॉस्टर, आप किस फैमिली से हैं? वही बात आ गई। अमीर लोगों का वही पुराना सवाल। मेरे पास कोई बड़ा फैमिली नेम नहीं था, न कोई पुराना पैसा और न ही विदेश में कोई मशहूर रिश्तेदार। मेरे पास सिर्फ मेरे माँ बाप की नूडल की दुकान थी और एक माँ थी जो अभी भी मुझसे पूछती थी कि मैंने ठीक से खाना खाया या नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शर्म महसूस नहीं हुई। मैंने आराम से विक्टर की तरफ देखा और कहा, फॉस्टर फैमिली। उसने वेट किया, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे की स्माइल गायब होने लगी। उसने कहा कि उसने इस बारे में कभी नहीं सुना। मैंने उससे कहा कि यह नॉर्मल है। उसने फिर से कहा, नॉर्मल? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरी फैमिली को शोर शराबा पसंद नहीं है। आसपास के मेहमानों ने तुरंत रिएक्ट किया। शोर शराबा पसंद नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी फैमिली सिंपल है और कोई उसे नहीं जानता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं बस सवाल से बच रहा था। लेकिन अमीर लोगों के दिमाग में इसका मतलब एक ऐसी पुरानी और छुपी हुई फैमिली हो सकती है जो इतनी ताकतवर है कि उन्हें लोगों के ध्यान की जरूरत नहीं है। विक्टर ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, अगर यह सच है तो तुम्हारी फैमिली सच में बहुत बड़ी होगी। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है। यह सच था, लेकिन सिस्टम के अजीब असर की वजह से मेरी सच्चाई भी घमंड जैसी लग रही थी। विक्टर का गुस्सा बढ़ने लगा। फिर उसने कहा कि शायद मुझे अगले राउंड में शामिल होने में कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अगर सब सिर्फ देखते रहेंगे तो चैरिटी ऑक्शन में मजा नहीं आएगा। मैंने देखा, दादी दे पैसे सही कैसे देखा उसे, और मैं तुरंत उसका मतलब समझ गया। अगर मैं इतना बड़ा हूं तो मुझे बोली लगानी चाहिए, इसलिए एफ। सोफी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन विक्टर ने बस मुस्कुराकर कहा, क्या? मैं तो बस मिस्टर फॉस्टर को चैरिटी की मदद करने के लिए बुला रहा हूँ। आसपास के कुछ मेहमानों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। विक्टर ने इसे सबके सामने एक टेस्ट बना दिया था। अगर मैं चुप रहता तो लोगों को लगता कि मैं डर गया हूँ। अगर मैं बोली लगाता तो मुझे सच में पैसे खर्च करने पड़ते। हाँ, अब मेरे पास $70 मिलियन से ज्यादा पैसे थे, लेकिन मेरा गरीब दिमाग अभी भी पूरी तरह बदला नहीं था। दिल के अंदर मैं अभी भी $20 से ज्यादा खर्च करने को एक बहुत बड़ा फैसला समझता था। तभी बेल बजी और अगला ऑक्शन आइटम स्टेज पर लाया गया। यह एक नेकलेस था जिसमें एक नीला सैफायर पेंडेंट था और उसके चारों तरफ छोटे छोटे हीरे लगे थे। तेज लाइट्स के नीचे वह नीली आग के एक छोटे टुकड़े की तरह चमक रहा था। होस्ट ने मुस्कुराते हुए बताया कि अगला आइटम एज्योर टीयर है, जिसे मैडम एलेनर डेवनपोर्ट ने दान किया है। इसकी शुरुआती कीमत $300,000 थी। कमरे में सब लोग तुरंत इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। क्लोई ने नेकलेस को देखा और उस रात पहली बार उसके ठंडे चेहरे के भाव थोड़े बदले। यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन मैंने इसे देख लिया। उसे वह पसंद आया था। डायना ने भी इसे देखा। अफसोस की बात है कि विक्टर ने भी इस पर ध्यान दिया। वह मुस्कुराया और तुरंत बोला, मिस क्लोई, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। क्लोई ने कोई जवाब नहीं दिया। बोली जल्दी ही शुरू हो गई। 350,000, 400,000, 500,000। फिर विक्टर ने अपना बोर्ड उठाया और बोला, 1 मिलियन। कमरे में लोग आपस में बातें करने लगे। विक्टर ने सीधा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मुक्का मारने का मन करे, और उसने पूछा कि क्या मैं इस चैरिटी में मदद नहीं करूंगा। अगर टाइलर वहां होता तो वह मुझसे कहता कि चुपचाप बैठो और अपना हाथ नीचे रखो। मेरे माँ बाप भी मुझसे कहते कि बेवकूफ़ों की तरह पैसे बर्बाद मत करो। और बिल्कुल पुराना मैं अपना सिर झुका लेता और ऐसे नाटक करता जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन जो मैं आज यहाँ बैठा था, मेरे पास $70 मिलियन से ज्यादा पैसे थे, और इस आदमी ने 10 मिनट से भी कम समय में मेरे मरे हुए स्कूटर, मेरे सूट और मेरे खानदान के नाम की बेइज्जती की थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि क्लोई ने उस नेकलेस को ऐसे देखा जैसे वह उसे चाहती हो, लेकिन वह इसके आसपास के झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने अपना बोर्ड उठाया, 1.1 मिलियन। पूरा हॉल मेरी तरफ घूम गया। क्लोई वहीं रुक गई। डायना ने अपनी भौहें उठाई।
सोफी धीरे से बोली। ओ माय गॉश। विक्टर की मुस्कान एक सेकंड के लिए गायब हो गई, फिर उसने गुस्से से देखा और अपना बोर्ड दोबारा उठाया। 1.5 मिलियन। मेरा दिल दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं डरा हुआ था, यह इसलिए था क्योंकि मुझे अचानक एक अजीब बात समझ आई। बोली लगाना एक अजीब नशा था। मैंने कहा 1.6 मिलियन। विक्टर की आंखें और तेज हो गईं। सबकी सांस अटक गई। विक्टर का चेहरा बिल्कुल उतर गया। डायना की मजाकिया मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह असली दिलचस्पी ने ले ली। क्लोई आ। मैं थोड़ा पास झुका और अपना नाम बताया, जबकि उसने मुझे रुकने को कहा था, लेकिन मैं नहीं रुक सका। बीच में बोलते हुए कहा कि यह दान के लिए है। उसके होंठ थोड़े खुले, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। विक्टर धीरे से हंसा। 4 मिलियन। मैंने अपना सिर थोड़ा हिलाया। क्या यह आदमी पागल था? शायद। क्या मैं भी पागल होने वाला था? लगता तो ऐसा ही है। 5 मिलियन, मैंने कहा। होस्ट की आवाज खुशी से कांपने लगी जब उसने बताया कि मिस्टर फॉस्टर ने $5 मिलियन का ऑफर दिया है। होस्ट की आवाज खुशी से कांपने लगी जब उसने बताया कि मिस्टर फॉस्टर ने $5 मिलियन का ऑफर दिया है। कोल हॉल शोर से गूंज उठा। विक्टर ने अपने पैडल को और जोर से पकड़ लिया। 5 मिलियन उस नेकलेस की असली कीमत से बहुत ज्यादा था। अगर वह आगे बोलता तो यह कोई बोली नहीं होती। वह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना पैसा बहा रहा था। उसने मेरे चेहरे को घूरा, ये समझने के लिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखा। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि इन $1 मिलियन से मैं कितने सारे इंस्टेंट नूडल्स खरीद सकता हूँ। आखिर में विक्टर ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा कि जब मुझे यह इतना पसंद है तो वह मेरी खुशी नहीं छीनेगा। फिर उसने अपना पैडल नीचे कर दिया। कोल हॉल शोर से गूंज उठा। ज्यादातर लोगों ने कमरे में चारों तरफ देखा। पूरे हॉल में गूंज गया। ओह तेरी, मैंने सच में एक नेकलेस $5 मिलियन में खरीद लिया। इसी बीच क्लोई ने मुझे घूरा और पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने सच सच जवाब दिया, तुम्हें यह पसंद था। जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे लगा कि मैं इसे खरीदने वाला हूँ। मैं इसे खरीदने वाला हूँ। मैं इसे खरीदने वाला हूँ। मैं जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे समझ आया कि ये शब्द कितने खतरनाक थे। सोफी ने एक गहरी सांस ली। डायना की आंखें चमक उठीं और क्लोई बिल्कुल शांत हो गई। उसके ठंडे चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी साफ दिख रही थी। मैंने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा कि यह दान के लिए भी था, लेकिन देर हो चुकी थी। पहली बात अपना असर दिखा चुकी थी। क्लोई ने अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसके कान थोड़े लाल हो गए। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मैंने अपनी आंखें झपकाईं। रुको, इसका मतलब मैंने पैसे खर्च किए और मुझे कोई कैशबैक नहीं मिला? अरे सिस्टम, मुझे समझाओ। सिस्टम बिना किसी शर्म के बिल्कुल चुप रहा। चलो ठीक है, उन पर पैसे खर्च करने से मैं अमीर तो नहीं बना, लेकिन इससे उनका मेरे लिए प्यार बढ़ सकता है और मुझे नई स्किल्स मिल सकती हैं। यह भी काम की चीज थी। शायद मेरा पेमेंट कंफर्म होने के बाद स्टाफ ने नेकलेस को हमारी टेबल पर लाया। हाँ, पेमेंट कंफर्मेशन। $5 मिलियन ट्रांसफर करते वक्त मेरा हाथ मुश्किल से ही कांपा था, बिल्कुल थोड़ा सा। तब विषय से समस्या निशांतासी थी। मेरे सामने एक वेलवेट का डब्बा रखा गया। टेबल पर बैठे सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए। मैंने उसे उठाया और क्लोई की तरफ बढ़ा दिया। मैंने उससे कहा कि यह उसके लिए है। क्लोई ने डब्बे को ऐसे देखा जैसे वह उसकी पोर्शे गाड़ी से भी ज्यादा खतरनाक हो। उसने कहा कि वह इसे नहीं ले सकती। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरे लिए स्कूटर खरीदा था, वह नुकसान की भरपाई थी, और यह मेरा शुक्रिया है। उसने कहा कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, लेकिन मैंने कहा, हाँ, ये बराबर नहीं है। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आगे कहा कि उसने पैसे इसलिए खर्च किए क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी लग रही थी, लेकिन मैं यह उसे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद देना चाहता हूं। हमारे आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया। मैं खुद भी हैरान था। ये क्या था? मैं कब से ऐसी बातें करने लगा? क्या पैसे की समझ के साथ साथ मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका भी आ गया था? ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। डायना ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, लेकिन मैंने फिर भी देखा कि उसके कंधे एक बार हिले, जैसे वह अपनी हंसी रोक रही हो। वह थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रही, फिर उसने डब्बा ले लिया और धीरे से मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर से बजी। यह सुनने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों यह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था। डायना ने अपनी बहन की तरफ देखा और ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने बर्फ के पहाड़ में पहली बार कोई छोटी सी दरार देखी हो। दूसरी तरफ फॉस्टर को देखकर लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से ही कोई जुर्म करने के लिए तैयार हो। बाकी का ऑक्शन एक ऐसे सपने की तरह गुजर गया जिसे मैं पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता था। लोग लगातार मेरे पास बात करने आ रहे थे। कुछ ने पूछा कि मैं अभी किस देश से वापस आया हूँ। दूसरों ने पूछा कि क्या फॉस्टर परिवार टेक्नोलॉजी, शिपिंग या बिजनेस में पैसा लगाता है। एक बूढ़े आदमी ने तो ये भी पूछ लिया कि क्या मेरे दादा जूरिच वाले मिस्टर फॉस्टर हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गया, क्योंकि बेशक हम बातों को छुपाकर रखना पसंद करते हैं। नहीं सर, आप कुछ नहीं समझे। मैं एक नूडल की दुकान से आया हूँ। मेरे दादा पार्क में चेस खेला करते थे और एक बार उन्हें एक डंपलिंग रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपना खुद का सिरका लेकर आए थे।
रात खत्म होने तक मेरी झूठी और रहस्यमयी कहानी मेरी इजाजत के बिना ही और बड़ी हो गई थी। एक टेबल के लोगों को लगा कि मैं यूरोप के किसी पुराने बैंकिंग परिवार से हूँ। दूसरी टेबल के लोगों को लगा कि मैं किसी बड़े अमीर आदमी का छुपा हुआ वारिस हूँ। किसी और ने धीरे से कहा कि शायद मेरा रिश्ता किसी बड़े सरकारी फंड से है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने चुपचाप देखने से मना कर दिया और एक नेकलेस खरीद लिया। अमीर लोग सच में बहुत डरावने होते हैं। वे आपके बैठने के अच्छे तरीके और शांत आवाज से ही पूरी कहानी खड़ी कर सकते हैं। आखिरी चीज बिकने के बाद डायना ने मुझे एक शांत लाउंज में बुलाया। क्लोई और सोफी भी हमारे साथ आईं। उस लाउंज में एक बड़ी खिड़की थी जहां से पूरा शहर दिखता था। नीचे की लाइट्स ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने सड़कों पर हीरे बिखेर दिए हों। डायना मेरे सामने बिल्कुल सीधी बैठी थी, हमेशा की तरह शांत और प्यारी लग रही थी। उसने कहा, मिस्टर फॉस्टर, आज रात आपने मुझे समेत बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। वह धीरे से हंसी और कहा कि वह सच कह रही है। क्लोई उसके पास बैठी थी और नेकलेस का डब्बा उसकी गोद में रखा था। उसने उसे दोबारा नहीं खोला था, लेकिन उसने उसे छोड़ा भी नहीं था। सोफी सोफा से टेक लगाकर बैठी थी। उसकी आंखों में चमक थी जैसे वह पूरी रात सही मौके का इंतजार कर रही हो। वह आगे झुककर बोली, क्या तुम चुपके से अमीर हो? मैं पहले सोफी को देखता हूँ, फिर डायना को, फिर क्लोई को। तीनों लड़कियां मुझे बहुत ज्यादा उत्सुक नजरों से देख रही थी। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ। क्या मैं चुपके से अमीर था? सच कहूं तो हाँ, लेकिन कल तक बिल्कुल नहीं। दिल से तो मैं अब भी वही आदमी था जो नूडल्स मंगवाने से पहले सॉस का दाम देखता था। सोचने वाली बात यह थी कि यह सब एक बड़ी मुसीबत लग रहा था। मैं अपना चाय का कप उठाता हूँ और आराम से एक घूंट पीता हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो लोग मुझे समझते हैं। सब मुझे और भी ध्यान से देखने लगे, जैसे उन्हें लगता था कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। बस वह ये जानना चाहते थे कि मैं असल में कौन हूँ। मसला यह था कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मैं बस एक आम इंसान हूँ। लेकिन अफसोस, ये बात बिल्कुल वैसे ही लगती थी जैसे कोई छुपा हुआ वारिस अचानक बता दे कि उसकी अपनी बहुत बड़ी कंपनी है। डायना ने अपना कप मेज पर रखा और पूछा, तो फिर आप क्या हैं मिस्टर फॉस्टर? मैं थोड़ी देर सोचता हूँ। एक स्टूडेंट, बस। सोफी तुरंत बोली कि यह जवाब बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन डायना हल्की सी हंसी और बोली, बहुत महंगा स्टूडेंट। उसके बाद डायना की आवाज और नरम हो गई। उसने कहा कि वह सीधी बात करेगी। स्टर्लिंग ग्रुप के पास जवान लोगों के नए काम के लिए एक फंड था। वह ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की मदद करते थे जिनमें काबिलियत हो। आज रात जो कुछ हुआ उसके बाद उसे लगा कि शायद मैं ऐसा इंसान हूं जिस पर नजर रखनी चाहिए। मेरा सिस्टम तुरंत चमका। लंबी मुद्दत का खर्च करने वाला रास्ता मिल गया। खर्च करने वाली डायना स्टर्लिंग। किस्म, निवेश की मदद। प्रोजेक्ट के पैसे, सोची समझी मदद। हक, शर्त के साथ। मेरी मेरी उंगलियां चाय के कप पर और मजबूत हो गईं। निवेश की मदद, प्रोजेक्ट के पैसे, सोची समझी मदद। मिस डायना, जरा संभल कर। अगर आपने एक गलत मदद कर दी तो हो सकता है मैं गलती से आपके बोर्ड के लोगों से भी ज्यादा अमीर बन जाऊं। मैं शांत रहा और कहा कि मैं इस पेशकश की कदर करता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। डायना ने बस सिर हिला दिया और कहा कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचना। तभी क्लोई अचानक बोली। उसने कहा कि उसने बिजनेस पढ़ा है, इसलिए वह कुछ नया शुरू कर सकती है। सोफी और पास आ गई और बोली, जूलियन, तुम वाकई काबिल लगते हो। और क्लोई, अरे तुमने तो किसी की तारीफ कर दी। इस दिन को याद रखना पड़ेगा। लेकिन क्लोई का चेहरा ठंडा ही रहा। उसने सोफी को चुप रहने को कहा। डायना पीछे टेक लगाकर बैठी और बोली कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी पैसे की जरूरत हो तो सबसे पहले उसके पास आना। मेरा दिमाग घूम रहा था। इतने बड़े नंबर वाली देवी से मदद? मेरी रूह ऐसे सीधी बैठ गई जैसे उसने आग का अलार्म सुन लिया हो। यह कोई आम मौका नहीं था। यह तो सोने की सीढ़ी थी जो सीधा हंगामे की तरफ जा रही थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले लाउंज का दरवाजा खुल गया। रेचल अंदर आई। उसके चेहरे पर गंभीर बात थी। उसने बताया कि मिस्टर विक्टर थॉर्न बाहर खड़े हैं। वह मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। डायना ने एक भौं उठाई और बोली, क्या सच में विक्टर माफी मांगना चाहता है? यह बात बहुत अजीब लग रही है। रेचल थोड़ी रुक गई। फिर उसने कहा कि विक्टर ने सच में माफी मांगने की बात कही है। वह साथ में शराब भी लाया है। डायना बोली, वह आदमी कभी भी कप में जहर रखे बिना माफी नहीं मांगता। क्लोई ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। डायना मेरी तरफ मुड़कर बोली, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? सच कहूं तो मैं मना कर सकता था, और सच में मुझे मना ही कर देना चाहिए था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की हल्की सी आवाज आई। डिंग। टकराव का मौका मिल गया। छुपा हुआ इनाम मिल सकता है। सलाह, मान लो। मैं मुस्कुराकर बोला कि मैं उससे मिलूंगा। आखिर सिस्टम का इनाम लेने से कौन मना करेगा। 1 मिनट बाद विक्टर लाउंज के अंदर आया। पहले वाला घमंड उसके चेहरे से गायब था। अब उसके चेहरे पर एक शरीफ सी मुस्कान थी, बहुत ही ज्यादा शरीफ। यह असली पछतावा नहीं था, यह सिर्फ दिखावा था। उसके हाथ में लाल शराब के 2 ग्लास थे। मिस्टर फॉस्टर, पहले मैं बदतमीजी कर बैठा। मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसने एक ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं उस ग्लास को घूरने लगा। बहुत सारी कहानियां पढ़ने के बाद जो बचने की आदत मुझ में आ गई थी, वह जोर से कह रही थी, ये मत पीना। क्लोई ने भी भौं चढ़ाकर विक्टर से पूछा कि वह क्या कर रहा है। विक्टर बोला कि वह सिर्फ माफी मांग रहा है। फिर उसने कहा, पक्का तुम एक ग्लास शराब से नहीं डरते? सबके सामने फिर से एक चुनौती। पहली वाली नीलामी से छोटी, लेकिन फिर भी एक चुनौती। क्या इसमें जहर था? शायद नहीं। क्या इसमें कुछ ऐसा मिलाया गया था जो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दे? बहुत मुमकिन था। मैं ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लड़का मेरे लिए क्या तैयारी करके आया है।
लेकिन मैं ग्लास पकड़ता उससे पहले क्लोई ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। मत। जम गया। उसके हाथ मेरी स्किन पर ठंडे लग रहे थे। मैंने बस क्लोई की तरफ देखा। उसने कहा गुस्से से, ये इस लायक नहीं है कि इसके साथ पिया जाए। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। डिंग। गॉडेस प्रोटेक्शन मिली है। टारगेट क्लोई स्टर्लिंग। फीलिंग चिंता। इनाम खतरे को पहचानना। लेवल 1। उसी वक्त विक्टर के हाथ में जो ग्लास था वह मुझे हल्का लाल चमकता हुआ दिखा। उसके ऊपर एक सिस्टम वार्निंग आई। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। विक्टर थॉर्न, तुम तो बहुत बड़े दिमाग वाले हो। तुम स्टर्लिंग फैमिली के लाउंज में खुद डायना स्टर्लिंग के सामने नशे वाली वाइन लेकर आए हो। यह अब विलन वाली बात नहीं रही, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो। मैंने आराम से अपना हाथ क्लोई के हाथ से छुड़ाया और विक्टर से ग्लास ले लिया। जब क्लोई की आंखें थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसे इशारा किया कि चिंता न करे। फिर मैंने विक्टर से पूछा कि क्या वह चाहता है कि मैं इसे पीऊं। विक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि तभी जब मैं उसकी माफी मान लूं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैंने अपने हाथ का ग्लास उसके ग्लास से बदल दिया। फिर पहले तुम पियो। विक्टर जम गया। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। उसका चेहरा उतर गया और उसने पूछा कि मेरा क्या मतलब है। मैं बस मुस्कुराता रहा। धीरे से और कहा, माफी में सच्चाई दिखनी चाहिए। पहले तुम पियो, फिर मैं पीऊंगा। आंखें डर से हिल गईं। लफी ने बस क्लोई के कान में धीरे से कहा। जबरदस्ती हंसते हुए पूछा कि क्या मैं उस पर शक कर रहा हूं। मेरे दिमाग में और पूछा, क्या तुम डर रहे हो। वही शब्द जो उसने मुझ पर यूज किए थे अब वापस उसके मुंह पर जाकर लगे। उसके यह कहने पर कि वह नहीं डरता, उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, तो पियो। सन्नाटा छा गया। विक्टर अपनी जगह से नहीं हिला। डायना धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पूरे कमरे में ठंडक छा गई। विक्टर, इसे पियो। उसके बोलने का तरीका बहुत डरावना था। अब यह कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। यह स्टर्लिंग ग्रुप की एक्टिंग प्रेसिडेंट थी जो जवाब मांग रही थी। विक्टर के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिर में डायना ने रेचल से कहा कि सिक्योरिटी और पुलिस को बुलाओ और वाइन को चेक करवाओ। विक्टर घबरा गया एकदम से। नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने बिना बोले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। क्लोई का चेहरा और भी गुस्से में दिखा। सोफी नफरत से पीछे हट गई। डायना लोइस ने विक्टर की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी कंपनी पहले ही खत्म हो चुकी हो। उसने पूछा, तुमने वाइन में क्या मिलाया। विक्टर, उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा कि उसने इसमें कुछ नहीं डाला। फिर वह धीरे से बोला कि यह तो बस एक मजाक था। एना ने धीरे से दोहराया, एक मजाक। वह धीमी आवाज चिल्लाने से भी ज्यादा डरावनी थी। कुछ ही सेकंड्स में सिक्योरिटी अंदर आ गई। उन्होंने ग्लास हटा दिए। विक्टर ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था, उसने मुझे गुस्से से घूरा। जूलियन फॉस्टर, तुम पछताओगे। मैंने उसे आराम से देखा और अपनी बीच वाली उंगली दिखा दी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा घमंड। दरवाजा बंद होने के बाद सोफी ने अचानक ताली बजाई और कहा, यह बहुत बढ़िया था। क्लोई ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, और एक गहरी सांस ली जो उसने रोक रखी थी। डायना ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि मुझे कैसे पता चला। मैंने वाइन को देखा और फिर उसे देखा। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था। सबने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहे हो, तुम हमें पागल समझते हो क्या। मैंने हंसते हुए कहा, मैं बस उन लोगों के हाथ से कुछ नहीं पीता जो मुझसे नफरत करते हैं। चलो, कम से कम मेरा जवाब सच तो था। डायना ने मुझे थोड़ी देर तक देखा। फिर वह मुस्कुराई और बोली कि मेरे घर वालों ने मुझे अच्छी सीख दी है। क्लोई ने मुझे अजीब तरह से देखा। वह थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन खुश भी थी। सिस्टम की आवाज फिर आई। तो मैंने एक ही बार में 3 इमोशनल अपग्रेड्स पा लिए और एक जलन रखने वाले अमीर लड़के की सच्चाई सबके सामने ला दी। यह उस लड़के के लिए बुरा नहीं था जो ऐसी वाइन से बेहोश होने वाला था जिसका नाम भी वह नहीं बोल सकता था। डायना ने अपना फोन उठाया और एक कॉल किया। उसकी आवाज साफ और आखिरी फैसला सुनाने वाला था। थॉर्न फैमिली के साथ चल रही सारी बातें बंद कर दो। रिवरसाइड प्रोजेक्ट को रोक दो और आज रात की सिक्योरिटी वीडियो लीगल टीम को भेज दो। फिर उसने फोन रख दिया। बस ऐसे ही एक झटके में एक बड़े खानदान का बिजनेस खत्म हो गया। यह सुनकर मैंने चुपचाप अपना थूक निगला और दिमाग में एक बात बिठा ली, ऐसी औरत को कभी गुस्सा मत दिलाओ जो एक फोन कॉल से तुम्हें बर्बाद कर सके। डायना ने फिर मेरी तरफ देखा और माफी मांगी। उसने कहा कि मैं उनका मेहमान बनकर आया था, फिर भी किसी ने मुझे निशाना बनाया। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा कि कोई बात नहीं। उसने ध्यान से देखा और कहा, यह ठीक नहीं है। स्टर्लिंग फैमिली पर इस बार फिर तुम्हारा उधार रहा। तुरंत मेरा लालची सिस्टम इंटरफेस नए साल के पटाखों की तरह चमक उठा। खर्च करने का मौका मिला है। खर्च करने वाली डायना स्टर्लिंग। वजह नुकसान की भरपाई। कितना पैसा पता नहीं। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। नहीं नहीं नहीं। डायना स्टर्लिंग का मुझ पर उधार होना एक बड़े खतरे जैसा था। मैं अब अमीर था, हाँ, लेकिन मुझे ऐसी आम जिंदगी पसंद थी जहां मुझे हर 12 घंटे में $100 मिलियन बैंक में आने का हिसाब न देना पड़े। मैंने जल्दी से उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायना सिर्फ मुस्कुराई। वह एक खूबसूरत मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने मेरी बात सुन ली है पर उसे इग्नोर करने का फैसला कर लिया है।
मिस्टर फॉस्टर, आपने कल रात पैसे लेने से मना कर दिया। आज रात आपने घड़ी लेने से मना कर दिया। आपने ऑक्शन का चैलेंज भी तभी माना जब आपको मजबूर किया गया। आपने मेरी बहन के लिए एक नेकलेस खरीदा और हमारे परिवार पर आने वाले खतरे को सबके सामने लाया। वह थोड़ी देर रुकी। क्या आपको लगता है कि मैं अब भी आपको एक आम आदमी समझ सकती हूँ? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जब डायना ने ऐसे कहा तो मैं कोई बड़ा दिमाग वाला खिलाड़ी लग रहा था। सच तो यह था कि मैं बस एक किस्मत वाला बेवकूफ था जिसके पास कैशबैक सिस्टम था और बचने का दिमाग था। आखिर में डायना ने अपनी बात पूरी की और मुझे कल स्टर्लिंग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स आने को कहा। ये क्या? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि ये ढंग से माफी मांगने के लिए है। मैंने उससे कहा कि सिर्फ बोलकर माफी मांगना ही काफी है, लेकिन उसने जिद की कि नहीं, ये काफी नहीं है। क्लोई अचानक बोली और उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे मत डराओ। डायना बस हंसी और उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसने मुझे सुबह 10 बजे तैयार रहने को कहा। रेचल मुझे लेने आएगी। अचानक सिस्टम की आवाज आई। मिशन अपडेट हो गया है, स्टर्लिंग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स जाओ। मिशन का इशारा। पैसा खर्च करने का बड़ा मौका मिला है। इनाम क्या मिलेगा पता नहीं। मैंने देखा डायना की तरफ, फिर क्लोई की तरफ और फिर खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों की तरफ। आखिर में मैं मना भी नहीं कर सका, नहीं तो ये बहुत बदतमीजी होती। धूर्त। कल तक मैं इस बात से परेशान था कि क्या मैं रात के खाने का खर्चा उठा पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज रात मैं एक बड़े अमीरों के ऑक्शन में गया, $5 मिलियन का नेकलेस खरीदा, नशे वाली शराब का सच सामने लाया और शहर की सबसे बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाने का न्योता मिला। मुझे लग रहा था कि कल का दिन और बुरा होगा, रुको, या शायद बेहतर होगा। इस अजीब सिस्टम के साथ इन दोनों बातों का एक ही मतलब लग रहा था। उस रात बाद में जब बेंटली मुझे मेरे हॉस्टल वापस ले जा रही थी, तभी मेरे फोन पर वाइब्रेशन हुई। यह क्लोई का मैसेज था। नेकलेस के लिए शुक्रिया। मैं मुस्कुराया और लिखा, मुझे वह शराब पीने से रोकने के लिए शुक्रिया। कुछ सेकंड्स बाद उसका अगला मैसेज आया, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था। मैं हैरान रह गया। शब्द आम थे, लेकिन क्लोई स्टर्लिंग की तरफ से आने पर यह ऑक्शन के हथौड़े से भी ज्यादा असर कर गए। इससे पहले कि मैं जवाब देता, एक और मैसेज आया, और हाँ, कल देर मत करना। मैंने अपनी आंखें झपकाई और लिखा, क्या तुम भी जा रही हो? क्लोई ने जवाब दिया, ये मेरे परिवार की कंपनी है, और जूलियन, अगर मेरी बहन तुम्हें कुछ दे तो मना करने से पहले ढंग से सोच लेना। मैंने थोड़ा सोचा और पूछा क्यों? उसका जवाब 10 सेकंड्स बाद आया, क्योंकि आखिरी आदमी जिसने उसे 3 बार मना किया था वह आखिर में उसका बिजनेस पार्टनर बन गया। मैं स्क्रीन को घूरता रहा जब बेंटली शहर की चमकती सड़कों से गुजर रही थी। डायना सच में बहुत अजीब है। अचानक मेरा सिस्टम इंटरफेस मेरे सामने धीरे से चमका। अभी का पैसा $65 मिलियन। बचा हुआ मिशन स्टर्लिंग ग्रुप हेडक्वार्टर्स। पास में काबिल लड़कियां, एक से ज्यादा। मैं लेदर सीट पर पीछे होकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर डायना ने सच में मुझे कुछ बड़ा दे दिया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं बस निकल गया, धीरे से। बोल्ट, मेरे टूटे हुए स्कूटर भाई, अगर तुम्हारी आत्मा मुझे अभी देख सकती तो मुझे उम्मीद है कि तुम एक बात समझ जाते। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं गई। तुम सिर्फ मरे नहीं हो, तुमने पैसे की एक बड़ी क्रांति शुरू कर दी है। अगली सुबह रेचल मुझे ठीक 9:45 पर लेने आई। इस बार एक चमकती हुई काली मेबच गाड़ी थी, सितारा। स्टर्लिंग ग्रुप का हेडक्वार्टर्स एक बहुत बड़ी इमारत थी जो ऐसी लगती थी जैसे आम लोगों को छोटा महसूस कराने के लिए बनाई गई हो। जब मैं कांच के दरवाजों से अंदर गया तो 2 दिन पहले के मेरे किराए के जूते एक पुरानी शर्मनाक याद जैसे लग रहे थे। आज मैंने वही चारकोल ग्रे सूट पहना था जो डायना ने मेरे लिए खरीदा था। रेचल मुझे एक प्राइवेट एलिवेटर की तरफ ले गई जो इतनी तेजी से सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर गई कि मेरा दिमाग घूम गया। फिर दरवाजा एक पेंटहाउस ऑफिस के सामने खुला जहां देखकर ही लगता था कि यहां अरबों डॉलर के फैसले लिए जाते हैं। डायना स्टर्लिंग एक बड़ी लकड़ी की डेस्क के पीछे बैठी थी जो इतनी बड़ी थी कि उस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सके। आज उसने एक बढ़िया काला सूट पहना था, बाल पीछे बंधे थे और वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जिसके बारे में मेरे सिस्टम ने मुझे वार्निंग दी थी। लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो क्लोई कहीं नहीं थी। मुझे लगा कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। मिस्टर फॉस्टर, प्लीज बैठिए, डायना ने अपने सामने वाली लेदर चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बैठ गया। कमरे में बहुत खामोशी थी। यह ऐसी खामोशी थी जिससे अमीर लोग सामने वाले को दबा देते हैं, लेकिन मेरे दिमाग को शांत रखने की ताकत की वजह से मैं वहां बिल्कुल आराम से बैठा रहा। डायना आगे की तरफ झुकी, उसकी आंखें सीधा मुझ पर थीं। आज उसके चेहरे पर कोई दोस्ती वाली मुस्कान नहीं थी। यह स्टर्लिंग ग्रुप की एक्टिंग प्रेसिडेंट थी। जूलियन, तुम एक रहस्य हो, उसने आराम से शुरू किया। तुम अचानक सामने आए हो, तुम्हारे परिवार के पास कोई पैसा नहीं दिखता, फिर भी तुम किसी बड़े खानदान के वारिस लगते हो। तुमने बिना सोचे एक नेकलेस पर $5 मिलियन खर्च कर दिए, और कल रात तुमने बड़ी आसानी से विक्टर थॉर्न का खेल खत्म कर दिया। यहाँ तक कि क्लोई भी तुमसे इम्प्रेस है। मेरी असिस्टेंट भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही है। वह थोड़ी देर रुकी ताकि मैं उसकी बातों को समझ सकूं। लेकिन मुझे ऐसी अजीब चीजें पसंद नहीं है, खासकर अपनी बहन के पास। तुम एक ऐसी चीज हो जिसका कुछ पता नहीं, और मेरी दुनिया में ऐसी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। डायना ने अपनी डेस्क के ड्रॉर से एक चेकबुक निकाली और उस पर एक नंबर लिखा।
उसने चेक को फाड़ा और उसे टेबल पर मेरी तरफ सरका दिया। मैंने नीचे देखा और मेरे होश उड़ गए। पूरे $20 मिलियन। डायना ने बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, यह तुम्हारे यहाँ से जाने की कीमत है। अगर तुम कोई अमीर खानदान के लड़के हो जो कोई खेल खेल रहे हो तो इससे तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम अपना घमंड दिखाओगे। और अगर तुम कोई बड़े धोखेबाज हो जिसे अचानक लॉटरी लग गई है तो तुम इसे रख लोगे। जो भी हो, तुम क्लोई से दूर रहोगे और हमें दोबारा कभी नहीं दिखोगे। तभी अचानक मेरे सामने मेरा सिस्टम इंटरफेस खुल गया। डिंग, बड़ा खर्चा डिटेक्ट हुआ है। खर्चा करने वाला डायना स्टर्लिंग। मकसद, दूर जाने की कीमत। स्टेटस, अपनी मर्जी से दिया गया। क्वालिफिकेशन, एलिजिबल। मैंने उसे घूर कर देखा। उस कागज के टुकड़े पर $20 मिलियन लिखे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे सिस्टम से कितना बड़ा कैशबैक मिलने वाला है। कहानियों के ज्यादातर हीरो खड़े हो जाते, चेक को वापस फेंक देते और इज्जत पर एक बड़ा भाषण देकर वहां से चले जाते। सच कहूं तो 1 घंटे पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। मेरे बैंक अकाउंट में जब सिर्फ $70 मिलियन थे तभी मुझे नींद नहीं आ रही थी और अब $20 मिलियन के कैशबैक के बारे में सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगती। लेकिन जैसे ही मैंने स्टर्लिंग ग्रुप के ऑफिस में कदम रखा, सब बदल गया। नीचे के घूमने वाले कांच के दरवाजे से अंदर आते ही मेरे दिमाग में नया मिला क्राइसिस परसेप्शन लेवल 1 किसी बड़े खतरे के सायरन की तरह बजने लगा। मेरा दिमाग बिल्कुल लाल हो चुका था। मेरे दिमाग में सिस्टम की वार्निंग्स लगातार चल रही थीं। वार्निंग, कंपनी पर कब्जा होने वाला है। अंदर से धोखा दिया जा रहा है। डायना और क्लोई स्टर्लिंग के लिए खतरा बहुत बड़ा है। देखने के लिए शुक्रिया। सिस्टम की वजह से मैं सिर्फ इन वार्निंग्स को देख नहीं रहा था बल्कि समझ भी रहा था। मैंने लॉबी के बोर्ड पर स्टर्लिंग ग्रुप के शेयर्स को तेजी से गिरते हुए देखा। मैंने वहां घूम रहे कुछ बड़े ऑफिसर्स के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखी। थॉर्न फैमिली सिर्फ कल रात की बात पर गुस्सा नहीं थी, बल्कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने साथ मिला रही थी। वह डायना को उसकी पोस्ट से हटाने और दोनों बहनों को उनकी ही कंपनी से बाहर निकालने वाले थे। $70 मिलियन। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की इस लड़ाई में $70 मिलियन तो चिल्लर के बराबर थे। उन्हें बचाने के लिए यह काफी नहीं था। इतने बड़े लोगों से लड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। इसलिए जब डायना ने $20 मिलियन का चेक टेबल पर मेरी तरफ सरका दिया और कहा कि यह क्लोई से दूर रहने की कीमत है तो मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे सुकून मिला। सिस्टम के नियम बिल्कुल पक्के थे। अगर कोई क्वालिफाइड लड़की मुझे अपनी मर्जी से पैसे देती तो मुझे कैशबैक मिलता, चाहे वह पैसे किसी स्कूटर के लिए हों, सूट के लिए हों या मुझे दूर जाने के लिए दिए गए हों। मैंने डायना की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह मुझे परख रही थी। उसे लग रहा था कि मैं मना कर दूंगा। उसे उम्मीद थी कि कोई अमीर खानदान का लड़का अपना घमंड दिखाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आगे बढ़कर चेक उठाया, उसे ढंग से फोल्ड किया और अपने सूट की अंदर वाली जेब में रख लिया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया और न ही मेरे चेहरे पर कोई गुस्सा दिखा। कंपोजर अंडर प्रेशर लेवल 1 की वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। डायना हैरान रह गई। उसकी आंखों का वह घमंड टूट गया और उसकी जगह एक गहरी निराशा ने ले ली। उसने बिल्कुल ठंडी आवाज में धीरे से कहा, तो आखिरकार तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले निकले। एक बहुत अच्छे धोखेबाज, मैं मानती हूँ, लेकिन आखिर में सिर्फ एक लालची इंसान। वह नहीं ताकि वहीं रुक जाओ। डायना ने मेरे पीछे देखा, उस भारी लकड़ी के दरवाजे की तरफ जो उसके प्राइवेट रूम से जुड़ता था। तुम अब बाहर आ सकती हो क्लोई, डायना ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी नर्म थी, जिसमें थोड़ा दुख और मैंने कहा था ना वाला भाव था। मेरा दिल बैठ गया। रूम का दरवाजा धीरे से खुला और क्लोई बाहर आई। आज उसके चेहरे पर वह पहले जैसा घमंड नहीं था। वह बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। उसकी निगाहें उस पॉकेट पर थीं जहां मैंने अभी अभी $20 मिलियन रखे थे। कल रात उसने जो थोड़ी सी दोस्ती दिखाई थी, वह लड़की जिसने मुझे स्कूटर दिलाया, मेरे हाथ पर पट्टी बांधी और कहा कि उसे मेरी चिंता होती है, वह सब अब खत्म हो चुका था। क्लोई, मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी। मत बोलो, क्लोई ने बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांपी पर उसने खुद को संभालकर बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, मेरी बहन सही कहती थी, हर किसी की एक कीमत होती है। तुम्हारी कीमत इस स्कूटर से थोड़ी ज्यादा थी। डायना खड़ी हो गई। उसका शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, अब तुम जा सकते हो मिस्टर फॉस्टर। और अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपनी बहन के आसपास देखा तो मैं पक्का करूंगी कि तुम इस पैसे का 1 रुपया भी खर्च करने के लिए जिंदा ना बचो। मैंने आखिरी बार क्लोई को देखा। उसने अपना चेहरा घुमाया और मुझसे आंखें नहीं मिलाईं। मैंने अपने गले के दर्द को दबाया, उन्हें आदर से सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया मिस स्टर्लिंग, आपका दिन अच्छा रहे। मैं घूमा और ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही वह भारी लकड़ी का दरवाजा मेरे पीछे बंद हुआ, मेरी कंपोजर अंडर प्रेशर स्किल खत्म हो गई और मैं गिरने ही वाला था। मेरे घुटने कमजोर हो गए और मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। मैं कांप रहा था। मैं सच में कांप रहा था। तभी सिस्टम की घंटी की आवाज ने मेरे कान फाड़ दिए। होस्ट के अपनी इज्जत दांव पर लगाने के बदले बड़ा मल्टीप्लायर मिला है। कैशबैक मल्टीप्लायर 5 लाख गुना हो गया है। टोटल कैशबैक $10 ट्रिलियन है। पैसे को पूरी तरह से लीगल तरीके से दुनिया भर के ऑफशोर अकाउंट्स में भेज दिया गया है। ब्लैक कार्ड की लिमिट हटा दी गई है। होस्ट के पास अब एक देश के बराबर दौलत है, मेरी आंखों के सामने। एक सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। $10 ट्रिलियन। अब मैं सिर्फ अमीर नहीं था, मेरे बैंक अकाउंट में कई देशों के बराबर पैसा था।
मैं स्टर्लिंग ग्रुप को खरीद सकता था, उसे समुद्र में डुबा सकता था और मजाक के लिए उसे दोबारा खरीद सकता था। जैसे ही मैं लिफ्ट में गया, मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, स्टर्लिंग ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। थॉर्न के साथ मिले बोर्ड मेंबर्स वैंस और कोल ने आज एक्टिंग प्रेसिडेंट डायना स्टर्लिंग के खिलाफ वोट किया है। अपनी नई समझ से मैं न्यूज की सारी बातें समझ सकता था। स्टर्लिंग ग्रुप पर कब्जा होने ही वाला था। उन्हें लगा कि उन्होंने डायना को फंसा दिया है। उन्हें लगा कि वे सबसे ताकतवर हैं। मैं बिल्डिंग से बाहर धूप में आया। मैंने बैंक के दिए हुए मैनेजर का ब्लैक कार्ड निकाला। मेरे हाथ अब बिल्कुल शांत थे। मैंने कॉल किया। पहली ही रिंग पर फोन उठ गया। मैं जूलियन फॉस्टर बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। मुझे तुरंत एक नकली कंपनी बनानी है। टारगेट है स्टर्लिंग ग्रुप, खासकर डायरेक्टर वैंस और डायरेक्टर कोल के शेयर्स। दूसरी तरफ से बैंकर थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर फॉस्टर, सर, उन शेयर्स को बेचना आसान नहीं है। थॉर्न के लोग बोर्ड पर कब्जा कर रहे हैं। वे तब तक नहीं बेचेंगे जब तक उन्हें बहुत ज्यादा पैसा ना मिले। उन्हें मार्केट प्राइस से 400% ज्यादा ऑफर दो, मैंने कहा। मेरी फाइनेंशियल समझ मुझे एक एक शब्द बता रही थी। उन्हें कैश का ऐसा ऑफर दो जिसे वे मना ना कर सकें। उनके पास साइन करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा और मैं उनकी बाकी कंपनीज को बर्बाद कर दूंगा। 400%? सर, इसमें अरबों डॉलर लगेंगे। क्या हमारे पास तुरंत देने के लिए इतना पैसा है? मेरे पास 10 ट्रिलियन है, मैंने स्टर्लिंग ग्रुप की ऊंची बिल्डिंग को देखते हुए जवाब दिया। बोर्ड को खरीद लो, दोनों बहनों को बचाओ, यह काम अभी करो। अगले 4 दिन तक मैं अपने हॉस्टल के कमरे में ही रहा। टाइलर को लगा कि मैं उदास हूं क्योंकि मैं घंटों तक चुपचाप अपने फोन को घूरता रहता था। वह मुझे खुश करने के लिए एक सस्ती एनर्जी ड्रिंक भी लाया। उसे नहीं पता था कि मैं बिजनेस की दुनिया में एक शांति से चल रही बड़ी जंग को देख रहा था। बूढ़े लोगों के पास शराफत हो सकती है, पर उन्हें पैसा ज्यादा पसंद था। जब उन्हें मार्केट प्राइस से 300% ज्यादा कैश का ऑफर मिला तो वैंस और कोल ने चुपचाप अपने शेयर्स बेच दिए और थॉर्न फैमिली को धोखा दे दिया। वे सारे शेयर्स एक नकली कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए, मेरी नकली कंपनी को। फ्राइडे की दोपहर को स्टर्लिंग ग्रुप की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने अपना ब्लैक सूट पहना, खुद को शीशे में देखा और एक कैब बुलाई। अब वापस जाने का वक्त आ गया था। जब मैं स्टर्लिंग HQ के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के बोर्डरूम में पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत तनाव भरा था। शीशे की दीवारों से मैं डायना को एक बड़ी टेबल के सामने खड़े देख सकता था। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और कुछ बूढ़े लोगों ने उसे घेर रखा था। विक्टर थॉर्न का बाप ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को घेर लिया हो, और खटखटाया। मैंने बस उस भारी शीशे के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। कमरे में बैठे हर शख्स ने मेरी तरफ देखा। डायना हैरानी से देखने लगी। जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, ये लड़का कौन है? ये एक प्राइवेट बोर्ड मीटिंग है, इसे बाहर निकालो, मिस्टर थॉर्न ने गुस्से से खड़े होकर कहा। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और वहां बैठे बड़े बड़े अमीरों के पास से ऐसे निकल गया जैसे वे मूर्तियां हों। मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था। मैं टेबल के पास पहुंचा, अपने सूट का बटन खोला और एक मोटा लेदर फोल्डर सीधा डायना के सामने टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, मुझे लगता है इस टेबल पर बैठने का हक मेरा भी है। मिस्टर थॉर्न हंसे। क्या तुम पागल हो? डायना मुस्कुराई। हैना ने फोल्डर खोला। उसने जल्दी जल्दी कानूनी पेपर्स, सिग्नेचर्स और ओनरशिप के पेपर्स को देखा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया जब सबने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है और उसकी जगह एक अजीब से डर और हैरानी ने ले ली है। वैंस, कोल, डायना ने टेबल पर 2 खाली कुर्सियों को देखते हुए धीरे से कहा, उन्होंने बेच दिया सब कुछ, स्टर्लिंग ग्रुप का 15%। मिस्टर थॉर्न हैरान रह गए। किसे बेचा? डायना ने धीरे से अपनी नजर मेरी तरफ उठाई। इस लड़के को। बोर्डरूम में हंगामा शुरू हो गया। थॉर्न चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि एक कॉलेज का लड़का 48 आवर्स में इतने सारे बिलियंस कैश कैसे खर्च कर सकता है। लेकिन मैं बस वहां खड़ा रहा और अपने ब्लैक सूट में बिल्कुल शांत दिख रहा था, जबकि बाकी सब परेशान थे। वह मुझे घूर रही थी और उसका दिमाग ऐसी बातें सोच रहा था जो सच नहीं थीं। उसके दिमाग में अब पूरी कहानी साफ थी। मैंने $20 मिलियन का चेक इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं लालची था। मैंने उसे बस उनका ध्यान भटकाने के लिए लिया था। मैंने एक लालची धोखेबाज का नाटक किया ताकि वह बेफिक्र हो जाए, जबकि मैं चुपके से अपने खुद के ढेर सारे पैसों से उसकी कंपनी को थॉर्न फैमिली से बचाने के लिए शेयर्स खरीद रहा था। मैं एक बहुत ही चालाक और दिमाग वाला मास्टरमाइंड था। वह खड़ी हुई और अपना एक हाथ उठाकर पूरे कमरे को शांत कर दिया। उसने मिस्टर थॉर्न की तरफ देखा। ऐसा लगता है रिचर्ड कि अब तुम्हारे पास वोटिंग पावर नहीं बची है। सच तो यह है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थॉर्न गुस्से से लाल हो गया, अपना ब्रीफकेस पैक किया और मुझे बुरा भला कहते हुए बाहर निकल गया। बाकी बोर्ड मेंबर्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा खतरा हूँ। 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग खत्म हो गई। कमरा खाली हो गया और सिर्फ डायना और मैं बचे। उसने फोल्डर को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो रहा था। तुमने मेरे 20 मिलियन लिए, उसने धीरे से कहा, सिर्फ मुझे यह दिखाने के लिए कि तुम चले गए हो, और फिर तुमने मेरे दुश्मनों को ही खरीद लिया। मैंने तुमसे कहा था, मैंने आराम से जवाब दिया। मैं वह नहीं हूं जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। अंदर से मेरी जान निकल रही थी। प्लीज हिसाब किताब के बारे में मत पूछना, प्लीज हिसाब किताब के बारे में मत पूछना।
डायना डेस्क के पास से चलकर मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी थी। उसने मुझे एक स्टूडेंट या परेशानी की तरह नहीं बल्कि अपने बराबर के इंसान की तरह देखा। जूलियन फॉस्टर, उसने धीरे से कहा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने तुम्हें पैसे देकर निकालने की कोशिश की, वह मेरी गलती थी। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, तुम मेरे नए पार्टनर हो। स्टर्लिंग ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को देखा। अब मैं हाथ मिलाने के अलावा और क्या ही कर सकता था। डिंग। गॉडेस डायना स्टर्लिंग का ट्रस्ट लेवल फुल हो गया। कॉर्पोरेट अथॉरिटी लेवल खुल गया। मैं तो बस एक सेकेंड ईयर का बिजनेस स्टूडेंट था जो अपने $80 के स्कूटर को याद कर रहा था। और अब पूरा शहर मेरा था। बैंक अकाउंट में $10 बिलियन होना सिर्फ 48 आवर्स तक ही अच्छा लगता है। उसके बाद डर शुरू हो जाता है। मैं अपने हॉस्टल के बेड पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था और हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम एक जादू की तरह था, लेकिन एक बिजनेस स्टूडेंट होने के नाते मुझे एक सच पता था कि टैक्स वाले हमेशा पता लगा ही लेते हैं। अगर मैंने अचानक बिना किसी इनकम के बड़े घर और गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया तो टैक्स वाले मुझसे मुश्किल सवाल पूछने लगेंगे। मुझे एक दिखावे का बिजनेस चाहिए था, एक असली बिजनेस जहां मैं टैक्स दे सकूं ताकि मैं अपने बैंक अकाउंट के पैसों का हिसाब दे सकूं, और इसके अलावा एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करना जो मुझे अमीर औरतों को फंसाकर चीजें लेने पर मजबूर करे बहुत मुश्किल था। एक भी गलती होती तो या तो कोई दूसरा विक्टर थॉर्न मुझे जहर दे देता या फिर मेरी शादी हो जाती। मैं उठकर बैठा और कमरे के कोने में देखा जहां मेरी नई $19,000 की मैटी ब्लैक स्कूटर खड़ी थी। वह सुंदर तो थी पर उसमें कोई जान नहीं थी, उसमें वह मेहनत नहीं थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बोल्ट है। बोल्ट के बारे में सोचते ही मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा, टाइलर। मेरा रूममेट पेट के बल लेटा हुआ अपने कंट्रोलर के बटन दबा रहा था और टीवी स्क्रीन पर उसका कैरेक्टर मर रहा था। बिजी हूँ भाई, रोब्लॉक्स में एक 12 साल का बच्चा मुझे मार रहा है। गेम बंद करो, मैं एक टेक कंपनी शुरू कर रहा हूँ। यह सुनकर टाइलर ने गेम को पॉज किया। वह घूमा। उसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले जैसे बिखरे हुए थे और उसने मुझे अजीब तरीके से देखा। टेक कंपनी? तुम? वह लड़का जिसने पिछले हफ्ते फोन की टूटी हुई स्क्रीन को टेप से जोड़ा था। मैंने आराम से कहा, मुझे पैसे मिल गए हैं। मैं उसे यह नहीं बताने वाला था कि वह पैसे मेरे ही हैं। हम शहर के ट्रांसपोर्ट और ग्रीन टेक सेक्टर में जा रहे हैं। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, चार्जिंग ग्रिड्स और सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टाइलर ने मुझे देर तक घूरा, फिर वह ठीक से बैठ गया। जूलियन, मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, पर मुझे इतना भी बेवकूफ मत समझो। उसने मुझे एक तकिए से मारा। मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूँ और मुझे तुम्हारा सच चाहिए। क्या तुमने अपनी आत्मा स्टर्लिंग सिस्टर्स को बेच दी है? क्या तुम अब एक शुगर बेबी हो? क्या यह गलत तरीके का पैसा है? मैंने बिना डरे झूठ बोला, यह साफ पैसा है और मुझे एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चाहिए। तुम काम पर रख लिए गए हो। भाई, मेरा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है और पब्लिक रिलेशंस में मेरे C- मार्क्स हैं। मैंने उसकी छाती पर एक नोटबुक फेंकते हुए कहा, मुझे तुमसे बिजनेस सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हिसाब किताब के लिए हार्वर्ड के पढ़े लिखे लोगों को रख सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत किसी और काम के लिए है। मुझे तुम्हारी जरूरत जॉनर अवेयरनेस के लिए है। टाइलर ने नोटबुक को पकड़ा। जॉनर अवेयरनेस? क्या यह किसी नए मैनहुआ कॉमिक का नाम है? मैंने एक लंबी सांस ली। है, इस लड़के से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे देखो। मैंने अपनी नई गुची शर्ट, सिस्टम से बदले हुए चेहरे और अमीर लोगों वाले नए लुक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं एक हफ्ते से भी कम समय में एक गरीब वेटर से $1 अरब की कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर बन गया हूँ। मैं अभी एक ऐसी लाइन पे चल रहा हूँ जहाँ मैं या तो एक हीरो बन सकता हूँ या फिर एक घमंडी विलेन जिसके पैर चैप्टर 40 में तोड़ दिए जाते हैं। तुम्हारा काम मुझे जमीन पर रखना है। जब भी मैं कोई बेवकूफ़ी या घमंड वाला काम करने लगूँ तुम मुझे रोकना। टाइलर की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं। उसने पहले मेरा चेहरा देखा, फिर उस काली स्कूटर को और फिर खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखा। उसे सब समझ आ गया। टाइलर ने धीरे से कहा, जैसे नोटबुक कोई पवित्र किताब हो, मैं समझ गया। अगर तुम कांच की दीवार से शहर को देखते हुए बुरी तरह हंसने लगोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। अगर तुम किसी गरीब लड़की की इज्जत चेक से खरीदने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मैं तुम्हें असलियत से जोड़े रखूंगा। बिल्कुल सही। बोर्ड में तुम्हारा स्वागत है, CMO। कंपनी का नाम क्या है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरे दिल में एक हल्का सा दर्द हुआ। मैंने धीरे से कहा, बोल्ट। हम इसका नाम बोल्ट रखेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए हम इसका नाम बोल्ट रखेंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए, बिना किसी रोक टोक के बेहिसाब पैसे से कंपनी बनाना बहुत आसान था। एक हफ्ते के अंदर बोल्ट ग्रीन टेक मोबिलिटी रजिस्टर हो गई। मैंने स्टर्लिंग ग्रुप के ठीक सामने एक बड़ी बिल्डिंग के सबसे ऊपर के 2 फ्लोर्स किराए पर ले लिए। मैंने बड़े बड़े इंजीनियर्स को इतनी ज्यादा सैलरी देकर काम पर रखा कि वे खुश हो गए। हमने एक ऐसी सस्ती और मजबूत इको फ्रेंडली स्कूटर बनाना शुरू किया जो किसी बड़ी कार से टकराने पर भी आसानी से न टूटे।
अमीर लोगों की दुनिया में आना मेरे दिमाग के लिए आसान नहीं था। मेरा बैंक अकाउंट कह रहा था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पर मेरा दिमाग अभी भी सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ $23 है। यह कशमकश बोल्ट के लॉन्च से एक हफ्ते पहले सबसे ज्यादा बढ़ गई। मैं अपने बड़े से कांच वाले ऑफिस में बैठा था। वह जगह बिल्कुल खाली थी, सिवाय एक $50 के डेस्क के जो मैंने खुद आइकिया से लेकर जोड़ा था, एक सस्ती घूमने वाली कुर्सी जो पीछे होने पर आवाज करती थी, और एक छोटा फ्रिज। टाइलर हाथ में एक बोर्ड लेकर अंदर आया। उसने उस बड़े और खाली ऑफिस को देखा। जूलियन, डिजाइन करने वालों का फिर से फोन आया था। वे पूछ रहे हैं कि इटालियन मार्बल और लकड़ी की अलमारियां कब लगानी है। मैंने इंस्टेंट रामेन का ढक्कन खोलते हुए कहा, उन्हें मना कर दो। क्या तुम्हें पता है उन्होंने एक डेस्क के लिए कितने पैसे मांगे? $15,000। $15,000 सिर्फ लकड़ी के लिए टाइलर। पेड़ तो बाहर मुफ्त में उगते हैं। टाइलर, भाई तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, मैंने गुस्से में कहा, और एक सस्ते प्लास्टिक के केटल से गर्म पानी अपने नूडल्स में डालने लगा। अमीर लोग $15,000 की टेबल न खरीद कर ही अमीर रहते हैं। असल में अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत बढ़ती है। पर जो भी हो, टाइलर ने अपना पेन हिलाते हुए धीरे से कहा, वैसे मैं बता दूं कि डायना और क्लोई स्टर्लिंग लिफ्ट से ऊपर आ रही हैं। वह नया HQ देखना चाहती थी। मैं एकदम रुक गया। प्लास्टिक का कांटा मेरे मुंह के पास ही रुक गया। 30 सेकंड बाद कांच के दरवाजे खुले। डायना अंदर आई। उसने एक सुंदर नेवी पैंट सूट पहना था और वह बहुत ही कॉन्फिडेंस में लग रही थी। क्लोई उसके पीछे एक सुंदर सफेद ड्रेस में आई। उसकी ठंडी निगाहें पूरे खाली ऑफिस पर घूमी और फिर मुझ पर आकर रुक गईं। डायना कमरे के बीच में रुक गई। उसने खाली सीमेंट के फर्श को देखा, उसने खुली हुई छत को देखा, उसने मेरे $50 के सस्ते आइकिया डेस्क को देखा, और आखिर में मेरे हाथ में गर्म इंस्टेंट रामेन के कप को देखा। जूलियन, डायना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी। यह क्या है? टाइलर आगे बढ़ा। वह मेरी इस गरीब जैसी हालत का कोई बहाना बनाने ही वाला था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मेरी अजीब शक्ति ने काम किया। मैंने कप नूडल्स को सस्ते डेस्क पर रख दिया। मैंने डायना की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरा चेहरा एकदम शांत और सीरियस था। मैंने कहा, डायना, यह दिमाग की शांति है। एना ने अपनी आंखें झपकाईं। दिमाग की शांति? उस खिड़की से बाहर देखो। मैंने फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की ऊंची इमारतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस शहर का हर CEO अपने आसपास लेदर, मार्बल और सोना रखता है। वे खुद को ऐशो आराम में छुपा लेते हैं ताकि नीचे की सड़कों की सच्चाई को भूल सकें। अगर मैं खुद एक तख्त पर बैठूंगा तो लोगों के लिए चलने फिरने वाली कंपनी कैसे बनाऊंगा? एक डेस्क सिर्फ एक खाली जगह है, खाना सिर्फ शरीर के लिए फ्यूल है, बाकी सब चीजें ध्यान भटकाती हैं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। टाइलर ने तो अपना मुंह भी बंद कर लिया और अपना चेहरा घुमाया ताकि कोई उसे हंसते हुए न देख ले। डायना मुझे घूरती रही। उसने सस्ते प्लास्टिक के केटल, आवाज करने वाली कुर्सी और इंस्टेंट नूडल्स को देखा। उसकी आंखों की हैरानी अब धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह एक गहरी इज्जत ने ले ली। तुम? डायना ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें दुनिया की किसी चीज का लालच नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनके पास तुमसे बहुत कम पैसा है, पर उन्हें अपने प्राइवेट जेट में सोने की चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। तुम एक सन्यासी हो। नहीं डायना, मैं तो बस इस पैसे की दुनिया से परेशान हूँ। लेकिन मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ। नई चीजें बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। क्लोई चुपचाप मेरे डेस्क के पास आई। उसने कप नूडल्स को देखा और उसका ठंडा पर सुंदर चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। उसने अपने महंगे हैंडबैग में हाथ डाला और एक अच्छे से पैक किया हुआ उबला हुआ अंडा निकाला, जो उसने आते वक्त किसी महंगी दुकान से खरीदा होगा, और उसे चुपचाप मेरे कप के पास रख दिया। प्रोटीन, उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम इतनी कुर्बानी दे रहे हो। अरे वाह, गॉडेस का खर्चा डिटेक्ट हुआ। टारगेट, क्लोई स्टर्लिंग। अमाउंट, $4। कैशबैक मल्टीप्लायर, 100 गुना। टोटल, $400। रिवॉर्ड। क्लोई स्टर्लिंग का पसंद करना बढ़ गया। मैंने उसे देखकर स्माइल किया, एक असली स्माइल। शुक्रिया क्लोई, इससे अब सब कुछ परफेक्ट हो गया है। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और उसके कान लाल हो गए। अपना खाना खाओ जूलियन। हफ्ते के आखिर तक अमीर लोगों के बीच ये बातें एक बड़ी कहानी बन गईं। खाली पेंटहाउस की कहानी पूरे शहर के अमीर लोगों में आग की तरह फैल गई। जूलियन फॉस्टर, वह छुपा हुआ बिलियनर। मैंने सुना है कि वह एकदम खाली ऑफिस में $2 के इंस्टेंट नूडल्स खाता है। माइक, हे भगवान, उसे दिखावे की चीजों से बिल्कुल नफरत है। वह एक अजीब दिमाग का जीनियस है, आज के जमाने का टेक्नोलॉजी का सन्यासी। मैंने उसे रिश्वत के रूप में $2 लाख की स्पोर्ट्स कार देने की कोशिश की, पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कचरा हूँ। वह सिर्फ स्कूटर चलाता है। जब भी मैं महंगी और फालतू चीजों पर पैसा खर्च करने से मना करता, मेरी इज्जत और बढ़ जाती। दूसरी कंपनीज के CEO मुझसे डरते थे क्योंकि वे मुझे खरीद नहीं सकते थे। इन्वेस्टर्स ने बोल्ट कंपनी में बहुत पैसा लगाया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक ऐसा समझदार इंसान हूं जो एक पैसा भी फालतू दिखावे पर खर्च नहीं करेगा। हम हार गए। 3 महीने बाद बोल्ट स्कूटर्स की पहली बैच आई। वे देखने में बहुत अच्छे, मैटे ब्लैक, धूप से चार्ज होने वाले और कभी न टूटने वाले थे। पूरा शहर उनके पीछे पागल हो गया। मैं अपने खाली पेंटहाउस की बालकनी में खड़ा था और नीचे यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स को लाइन से बोल्ट स्कूटर्स चलाते हुए देख रहा था। टाइलर मेरे पास आया और उसने मुझे एक सस्ती लोकल ब्रांड की कोला दी। पहले ही दिन स्टॉक की कीमत 300% बढ़ गई है। टाइलर ने अपनी कैन खोलते हुए कहा, हम सच में ये कर रहे हैं। तुम सच में एक बड़े टेक टाइटन बन गए हो।
और मुझे दूसरे परेशान सीईओज की तरह कुछ फालतू नहीं करना पड़ा। मैंने एक घूंट लेते हुए कहा। तुम कल इसके बहुत करीब थे, टाइलर ने याद दिलाया। जब तुमने उस इन्वेस्टर से कहा कि पैसा सिर्फ सच्चाई को बदलने का एक जरिया है, तो मेरा दिल किया कि मैं तुम्हारे सिर पर स्टेपलर मार दूं। मुझे हंसी आई। हवा चल रही थी और शहर का शोर हम तक आ रहा था। मेरे पास अभी भी वह सिस्टम था, मेरे पास बहुत सारा पैसा था और अभी भी बड़े बड़े अमीर लोग मेरी सस्ती आदतों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीचे सड़कों पर उन छोटे काले स्कूटर्स को तेजी से चलते हुए देखकर मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। मैं अब सिर्फ इस कहानी में जी नहीं रहा था, बल्कि मैं खुद इस कहानी को लिख रहा था। ट्रिलियनेयर बनने के 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे प्यार से बताया कि मैं अब एक आम 2 लोगों वाले हॉस्टल के कमरे में नहीं रह सकता। शायद हॉस्टल के बाहर खड़ी सुरक्षित एसयूवीज की लाइन से पढ़ाई के माहौल में खलल पड़ रहा था। टाइलर बहुत खुश था। उसने तुरंत ही महंगे पेंटहाउसेस देखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैं बहुत दुखी था। मैंने पहले ही पूरे सेमेस्टर की हॉस्टल फीस दे दी थी। वक्त से पहले वहां से निकलना मेरी आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा था। आखिर में मैंने थोड़ा समझौता किया। मैंने बोल्ड ग्रीन टेक के ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर एक छोटा सा 3 कमरों का अपार्टमेंट खरीद लिया। टाइलर ने बड़ा कमरा ले लिया क्योंकि उसका कहना था कि मेरा काम तुम्हारे पागलपन को आराम से बैठकर देखना है। घर बदलने का दिन एक बारिश वाले शनिवार को आया। मैंने महंगे मूवर्स को बुलाने से मना कर दिया क्योंकि किसी को डब्बा उठाने के लिए $200 घंटा देना हिसाब किताब के खिलाफ था। तो मैं वहां खड़ा था, एक अरबों डॉलर की कंपनी का सीईओ, पुरानी किताबों के एक कमजोर डब्बे पर टेप लगा रहा था। जूलियन, टाइलर ने हाथ में एक गेमिंग कंट्रोलर पकड़े हुए कमरे के बीच में खड़े होकर कहा, हमारी अपनी कंपनी है, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, हम किसी को इस कमरे को पैक करने के लिए रोबोट बनाने के पैसे भी दे सकते हैं। बॉक्स टाइलर, मैंने उसे डिस्पेंसर देते हुए कहा। मुझे नीचे जाकर आरए से बात करनी होगी। वह दरवाजे पर एक निशान की वजह से मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट से $40 काट रहा है, जो $10 बिलियन के बराबर है। थी। यह उसूल की बात है। मैं चिल्लाया और बाहर चला गया। मैं पूरे 15 मिनट तक बाहर रहा। मैंने $40 के फाइन को कम करवाकर $12 करवा लिया। मैं खुशी खुशी वापस आ रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया। टाइलर वहां नहीं था, शायद बाथरूम में छुपा था। लेकिन कमरे के बीच में क्लोई खड़ी थी। उसने एक लंबा और सुंदर कोट पहना था। वह बिल्कुल एक मॉडल जैसी लग रही थी जो गलती से स्टूडेंट हॉस्टल में आ गई हो। वह हमारे लिए लंच लेकर आई थी। एक महंगे रेस्टोरेंट का बैग मेरे बेड पर रखा था, लेकिन क्लोई लंच को नहीं देख रही थी। उसके हाथ में एक सस्ती पुरानी नोटबुक थी और एक कागज का टुकड़ा था जो एक डिब्बे से गिरा था, जिस पर सर्वाइवल लिखा था। मैं वहीं जम गया। मैं उस कागज को पहचानता था। वह 22 जून का मेरा बैंक स्टेटमेंट था, नए स्टूडेंट्स की पार्टी से ठीक एक दिन पहले का। ठीक एक दिन पहले जब उसने अपनी पोर्शे कार मेरे $80 के स्कूटर में मार दी थी। क्लोई की आंखें उस कागज पर टिकी थीं और उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने अपना गला साफ किया। क्लोई, तुम जल्दी आ गई। उसने तुरंत ऊपर नहीं देखा। जब उसने देखा तो उसका वह ठंडा और घमंडी रूप बिल्कुल गायब हो चुका था। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, जिसमें हैरानी और दुख साफ दिख रहा था। जूलियन, वह धीरे से बोली। उसका गला बैठ गया था। उसने बैंक स्टेटमेंट ऊपर उठाया। मेरा दिल रुक गया। मैं तुरंत सोचने लगा कि अब क्या झूठ बोलूं। यह एक नकली अकाउंट है। मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने बैंक स्टेटमेंट गिरा दिया और नोटबुक उठा ली। यह पिछले साल का मेरा बजट प्लानर था। उसने कांपती हुई आवाज में उसे पढ़ा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। मैं वहां खड़ा था, सबके सामने खुला। मेरा वह अमीर होने का नाटक अब मुझे नहीं बचा सकता था। एक अमीर और अजीब बिलियनर का मुखौटा सस्ते फर्श पर टूटकर बिखर गया था। क्लोई, मैं समझा सकता हूँ। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। उसने कागजात को देखा, फिर मुझे देखा, और मैं देख सकता था कि उसका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा है। लेकिन सच समझने के बजाय उसने अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी बना ली जो बहुत ही हैरान करने वाली थी। ऑक्शन वाली रात, क्लोई ने मुझे ऐसे देखते हुए कहा जैसे मैं कोई अजीब जीव हूँ। जब तुम उस टेबल पर बैठे थे, जब विक्टर थॉर्न ने तुम्हें चैलेंज किया था, तब तुम कोई दिखावा नहीं कर रहे थे। मैं बस पैनिक अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, मैंने सच बताया। उसने अचानक अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। जब तुमने विक्टर से कहा कि तुम्हें घड़ी पहनने की आदत नहीं है और तुम्हारे परिवार को शोर पसंद नहीं है, तो वह घमंड नहीं था, वह सच था। तुम भेड़ियों से भरे कमरे में अकेले थे और तुम बिल्कुल नहीं डरे। मैंने अपनी गर्दन खुजलाई। मेरा मतलब है, मुझे सूट के अंदर थोड़ा पसीना आ रहा था। जूलियन, वह मेरे और पास आई। उसका घमंड बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसने मुझे ऐसी हैरानी और इज्जत से देखा कि मेरे दिल में दर्द होने लगा। तुमने मेरे लिए $5 मिलियन का हार खरीदा। तुम अभी अभी गरीबी से बाहर निकले थे। तुम्हारे पास अभी अभी पैसा आया था और तुमने उसे मुझे विक्टर के सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए खर्च कर दिया। देखो, सच तो यह था कि अगर मैं वह पैसा उस पर खर्च नहीं करता तो सिस्टम मुझे वह पैसा रखने नहीं देता। लेकिन यह बात बोलना रोमांस के खिलाफ होता, इसलिए मैंने बस धीरे से अपने कंधे उचका दिए। और डियाना? क्लोई ने अपनी बात जारी रखी। उसका दिमाग और तेजी से चल रहा था। डियाना ने तुम्हें $20 मिलियन का चेक दिया था। उससे पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं।
और 48 घंटों में तुमने उस एक चेक का इस्तेमाल करके हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खरीद लिया। तुमने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोगों को हरा दिया। मैंने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। ठीक है, मेरे दिमाग ने कहा। चलो इसी बात को मान लेते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, न कि एक जादुई कैशबैक ऐप वाला लड़का। मेरा प्लान पक्का था, मैंने किसी तरह कहा। क्लोई ने नोटबुक को बेड पर गिरा दिया। वह गुस्से में नहीं लग रही थी, उसे धोखा महसूस नहीं हो रहा था। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं दुनिया का सबसे समझदार और प्यारा इंसान हूँ। उसके लिए मैं झूठा नहीं था, मैं एक जीनियस था। एक ऐसा समझदार लड़का जो बिल्कुल नीचे से उठा, बड़े लोगों के बीच गया, उसकी बहन की $1 बिलियन की कंपनी को जीता, 3 महीने में एक बड़ी टेक कंपनी बनाई, और फिर भी नूडल्स के साथ उबला हुआ अंडा खाता था, क्योंकि उसे याद था कि भूखा रहना क्या होता है। तुम्हारा खाली ऑफिस, वह धीरे से बोली। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर बह गया। वह सस्ता डेस्क। तुम सिर्फ अजीब नहीं हो जूलियन, तुम जमीन से जुड़े हुए हो। तुम कभी नहीं भूले कि तुम कहाँ से अचानक वह आगे बढ़ी और उसने मुझे गले लगा लिया। मैं बिल्कुल जम गया। मेरे हाथ हवा में अजीब तरीके से खड़े रहे। कैंपस की सबसे सुंदर लड़की, वह अमीर लड़की जिससे बड़े बड़े लोग डरते थे, वह मुझे गले लगा रही थी। उसमें से महंगे जैस्मिन और बारिश जैसी खुशबू आ रही थी। कमाल है, उसने मेरे कंधे पर धीरे से कहा। तुम सच में कमाल हो। डिंग। बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। टारगेट क्लोई स्टर्लिंग। बचाव 0। स्टेटस पूरी तरह प्यार में। पसंद करने की हद पार हो चुकी है। इस टारगेट के लिए गॉडेस कैशबैक हमेशा के लिए बढ़ गया है। छुपी हुई स्किल खुल गई है। हार्ट ऑफ द अंडरडॉग। मैंने धीरे से अपने हाथ नीचे किए और उसे गले से लगा लिया। मैंने एक गहरी सांस ली। पिछले 6 महीनों से एक अमीर आदमी होने का नाटक करने की सारी टेंशन अब खत्म हो गई थी। सच में बहुत टेंशन थी। मैंने उसके बालों के पास धीरे से कहा। उसने एक सच्ची हंसी हंसी और थोड़ा पीछे हटकर मेरे चेहरे को देखा। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। यह उसकी दिखावे वाली स्माइल नहीं थी, बल्कि सच्ची स्माइल थी। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा। मैं अब तुम्हें कभी कोई गंदी घड़ी नहीं खरीदने दूंगी। ठीक उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला। टाइलर ने अपना सिर बाहर निकाला। उसने मुझे देखा, फिर क्लोई को मुझे गले लगाए हुए देखा, और फिर बेड पर बिखरे हुए बैंक के पेपर्स को देखा। वह तुरंत पूरी बात समझ गया। सच्चाई सामने आ गई। चेहरा साफ हो गया। हीरोइन को हीरो के प्यार का एहसास हो गया। बहुत खूबसूरत, टाइलर ने कहा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और पैकिंग टेप का डिब्बा उठाया। मैं बाहर कॉरिडोर में वेट करूंगा। प्लीज मेरे गेमिंग मॉनिटर के पास किस मत करना। वह कमरे से बाहर चला गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। क्लोई के गाल बिल्कुल लाल हो गए। वह जल्दी से पीछे हटी, अपना कोट ठीक किया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही क्योंकि वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। हमें हमें पैकिंग खत्म करनी चाहिए, वह हकबकाते हुए बोली, और इधर उधर देखने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नहीं देखा। क्या तुम्हें इन डिब्बों के लिए मदद चाहिए? मैंने उन डिब्बों को देखा और देखता ही रहा, और फिर उस लड़की को देखा जो लगभग आधे शहर की मालिक थी, और वह मेरे सस्ते कार्डबोर्ड के डिब्बे उठाने की बात कर रही थी। मैंने अपने अकाउंट के अरबों रुपयों के बारे में सोचा, उस कंपनी के बारे में सोचा जो मैं बना रहा था, और उस $80 के स्कूटर के बारे में सोचा जहां से यह सब शुरू हुआ था। हाँ, मैंने मुस्कुराकर टेप डिस्पेंसर उठाते हुए कहा, लेकिन उस डिब्बे को ध्यान से पकड़ना। उसमें मेरे इंस्टेंट नूडल्स हैं और मैं उन्हें खराब नहीं करना चाहता। 3 साल। इतना समय लगा बोल्ट ग्रीन टेक मोबिलिटी को एक छुपी हुई कंपनी और एक खाली पेंटहाउस से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने में। मैं 24 साल का था। मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे कि किसी का भी दिमाग घूम जाए। अब मेरे पास सच में अच्छा फर्नीचर था, और मैंने $2 मिलियन की एक भी घड़ी खरीदने से खुद को बचा लिया था। जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं एक फ्राइडे की शाम को अपने ऑफिस में बैठा था और अपने सस्ते से डेस्क पर रखे एक छोटे से वेलवेट के डिब्बे को घूर रहा था। उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी थी। मैंने इसे खुद चुना था, और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने इसकी कीमत तक नहीं देखी थी। मैं आज रात क्लोई को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरे सामने की हवा अचानक चमकने लगी। 1 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार सिस्टम इंटरफेस अचानक खुल गया, लेकिन इस बार वह आम नीला टेक्स्ट नहीं था। स्क्रीन एक चमकदार सुनहरे रंग में चमक रही थी। आखिरी बड़ा मुकाम पूरा हुआ। आखिरी टास्क शुरू हो गया है। सबसे बड़ा खजाना। टारगेट मरिया 99। स्कोर गॉडेस। टारगेट सामने है। डायना स्टर्लिंग। इनाम कभी न खत्म होने वाली दौलत और सिस्टम पर हमेशा के लिए पूरा कंट्रोल। मना करने पर सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी की सारी दौलत आपके पास रहेगी, लेकिन होस्ट हमेशा के लिए सिस्टम के सारे काम और आने वाले कैशबैक खो देगा। कृपया अपना फैसला करें। मैंने धीरे से अपना हाथ वेलवेट बॉक्स से पीछे खींच लिया। मैंने हवा में तैरते हुए सुनहरे शब्दों को घूरा। मैरी डायना। मैंने एक लंबी और थकी हुई सांस ली। डायना स्टर्लिंग एक बहुत ही ताकतवर, समझदार और बेहद खूबसूरत औरत थी। वह एक बेहतरीन बिजनेस पार्टनर और बिजनेस की दुनिया की एक बड़ी खिलाड़ी थी। लेकिन सिस्टम को इस सबसे कोई मतलब नहीं था। सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं और डायना एक दूसरे की इज्जत करते हैं और बिजनेस में धूम मचाना चाहते हैं। सिस्टम को सिर्फ नंबर्स से मतलब था। उसने क्लोई के 97 और डायना के 99 को देखा, हिसाब लगाया और फैसला किया कि 99 सबसे ज्यादा फायदे का रास्ता है। वह सिर्फ एक कैलकुलेटर था।
एक ठंडा, लालची और जादुई कैलकुलेटर। मैं अपनी आवाज करने वाली ऑफिस चेयर पर पीछे हो गया। यह अकेला फर्नीचर था जिसे मैंने बदलने से मना कर दिया था। कभी न खत्म होने वाली दौलत, यह सबसे बड़ा लालच था। ऐसी ताकत जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। लेकिन वहां बैठे हुए मैंने उस पहले साल के बारे में सोचा जब मुझे यह सिस्टम मिला था। मुझे याद आया जब मैं भूखा मर रहा था और इसने मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे आईब्राउज को ठीक करने और एक गुस्से वाले डॉक्टर की तरह स्क्रब लगाने की सलाह देने के अलावा कुछ नहीं किया था। क्या पता इस बेहिसाब दौलत के पीछे कोई चालाकी हो। क्या पता आगे चलकर सिस्टम खराब हो जाए और मुझसे छोटे देश खरीदने को कहे या किसी 100 स्कोर वाली एलियन से शादी करने को कहे। मैंने पिछले 3 साल एक असली कंपनी बनाने, सच्चे रिश्ते बनाने और एक ऐसी लड़की से टूटकर प्यार करने में बिताए हैं जिसने मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ $23 देखकर भी मुझे एक सुपर हीरो की तरह देखा था। मेरे पास सब कुछ था, एक असली कंपनी, एक पक्का दोस्त जो मुझे संभालता था, और क्लोई। मैं एक खराब सॉफ्टवेयर के चक्कर में अपनी इस असली और प्यारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाने वाला था। मैंने सीधा उस सुनहरी स्क्रीन की तरफ देखा। तुम एक बेकार डॉक्टर थे, मैंने जोर से कहा, और तुम उससे भी बुरे मैच मेकर हो। डिक्लाइन। चेतावनी, यह फैसला बदला नहीं जा सकता। क्या आपको पूरा यकीन है? मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर इतना श्योर नहीं था। डिक्लाइन। मेरा मकसद एक बेहतर इंसान बनना है। सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी जिसने पूरे ऑफिस को रोशन कर दिया, और फिर मेरे दिमाग में एक आखिरी आवाज गूंजी। इस बार यह किसी कैश रजिस्टर जैसी नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई दरवाजा धीरे से बंद हो रहा हो। डिंग। आखिरी फैसला दर्ज हो गया है। सिस्टम हमेशा के लिए अनइंस्टॉल हो रहा है। अलविदा, जूलियन फॉस्टर। रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरकर सब कुछ गायब हो गया। मैं एक पूरे मिनट तक खामोशी से बैठा रहा। मैंने सोचा मुझे घबराहट होगी। मैंने सोचा कि अपना चीट कोड खोने का डर मुझे सताएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं अब कोई होस्ट नहीं था, मैं सिर्फ जूलियन था। मैंने वेलवेट बॉक्स उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और अपनी सपनों की लड़की से शादी के लिए पूछने चला गया। 1 साल बाद स्टर्लिंग ग्रैंड होटल ने कभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा था। बॉलरूम को सफेद गुलाबों, झाड़ फानूस और हल्की सुनहरी रोशनी से सजा दिया गया था। यह इस दशक का सबसे बड़ा इवेंट था। मैं खुलिस्तानी कैमरे से के आल्टर पर एक ब्लैक टक्सीडो पहने खड़ा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, और तभी दरवाजे खुले और क्लोई चलते हुए आई। वह गुस्से वाली लड़की नहीं थी जिससे मैं पहली बार मिला था। उसकी स्माइल बहुत प्यारी, चमकदार और सिर्फ मेरे लिए थी। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, और मैंने उन्हें दबाकर उसे हौसला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मुझे संभालती थी। शादी की रस्में, अंगूठियां और तालियां सब जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन रिसेप्शन में मुझे अपनी असली जिंदगी का एहसास हुआ। टाइलर ने एक चम्मच से अपने ग्लास को बजाया और बड़ी टेबल पर खड़ा हो गया। उसने एक टक्सीडो पहना था जिस पर उसने पहले 5 मिनट में ही शैंपेन की एक बूंद गिरा दी थी। देवियों, सज्जनों और अमीर लोगों जिनकी दौलत के बारे में सोचने से भी मुझे डर लगता है, टाइलर ने अपना माइक ठीक करते हुए शुरू किया। मैं दूल्हे का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, और मैं बोल्ड ग्रीन टेक का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी हूँ, और ये नौकरी मुझे सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि जूलियन को एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो उसे बता सके कि कब वह एक गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है। पूरे बॉलरूम में हंसी गूंज उठी। सामने की एक टेबल पर डायना स्टर्लिंग ने धीरे से अपनी वाइन की चुस्की ली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मैं पहली बार जूलियन फॉस्टर से मिला। वह 50 सेंट वाली सस्ती नूडल्स खा रहा था और एक $80 के टेप लगे इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऐसे संभाल रहा था जैसे वह उसका पहला बच्चा हो। टाइलर मेरी तरफ इशारा करता रहा। फिर मेरी सुंदर नई भाभी क्लोई ने उस स्कूटर के ऊपर पोर्शे कार चढ़ा दी। और जूलियन, उसने उस टूटे हुए स्कूटर को देखा और सोचा, मुझे इससे एक बेडी डीडी दुनिया भर की कंपनी बनानी चाहिए। टाइलर रे। मैं पहले सोचता था कि जूलियन किसी बिजनेस फिल्म का हीरो है। फिर मुझे समझ आया कि वह तो बस एक आम लव स्टोरी का लड्डिड्डका है जो गलती से बहुत बहुत अमीर हो गया। जूलियन और क्लोई के लिए भगवान करे आपका प्यार जूलियन की कंजूसी की तरह कभी न टूटने वाला हो। पूरे कमरे में आवाज गूंजी। मैं चला गया। मैं हंसा और अपना हाथ क्लोई की कमर पर रख दिया। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह सही कह रहा है, उसने धीरे से कहा। सुपर विलन वाली बात? मैंने पूछा। स्कूटर वाली बात? वह मुस्कुराई और हॉल के बीच में इशारा किया। वहां एक मजबूत मार्बल के पत्थर पर शीशे के अंदर बंद हमारी शादी की सबसे खास चीज रखी थी। वह कोई बर्फ की मूर्ति नहीं थी, न ही फूलों का पहाड़ था। वह उस पुराने बोल्ट स्कूटर का एक जंग लगा और टूटा हुआ शीशा था जिसे अच्छे से ठीक किया गया था। वह $80 का स्कूटर जो मेरे लिए खत्म हो गया था ताकि मैं जी सकूं। डायना हमारी टेबल के पास आई। उसे देखकर भिद्द हट गई। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में वही इज्जत थी जो उस दिन से थी जब मैंने उसके बोर्ड मेंबर्स को खरीदा था। तुमने अच्छा किया जूलियन, डायना ने आराम से कहा और अपनी बहन को देखा। तुमने अपना वादा निभाया, उसकी रक्षा की। हमेशा, मैंने कहा। डायना ने हाँ में सिर हिलाया जैसे 99 स्कोर दे रही हो और वापस भिड़ में चली गई। क्लोई ने मेरी तरफ देखा और अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए। क्या आप खुश हैं मिस्टर फॉस्टर?
मेरे पास उसकी खूबसूरती को चेक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, न ही कोई चमकती हुई स्क्रीन थी जो मुझे कैशबैक के बारे में बताती। मेरे पास बस वह धीमा म्यूजिक था, उसके हाथों की गर्मी थी और पूरा यकीन था कि मैंने जिंदगी का सबसे बजीदा खेल जीत लिया है। मैं बिल्कुल खुश हूँ मिसेस फॉस्टर। मैं मुस्कुराया और उसे किस करने के लिए नीचे झुका। मैं अब कोई बच्चा नहीं था, न ही मैं किसी जादू से अमीर हुआ था। मैं तो बस सच में दिल से और खुशी से अमीर था। और बोल्ट, तुम्हारे बिना यह कहानी कभी नहीं लिखी जाती। मुझे तुम्हारी याद आती है भाई, तुम्हें।